वंदे भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे। दिव्य सज्जनों, आज ये पुण्य अवसर है जब भारत के राष्ट्रगीत का स्मरण करने हम सब इस गरिमामय समारोह में उपस्थित हैं। माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी की विशेष उपस्थिति में मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के इस पवित्र परिसर में शौर्य स्मारक के इस दिव्य भव्य मंच पर हम वंदे मातरम का विशेष स्मरण करने के लिए यहाँ उपस्थित हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। और माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ ही आदरणीय श्री विश्वास सारंग जी, माननीय कृष्णा गौर जी, माननीय विधायक श्री रामेश्वर शर्मा जी, भगवान दास सबनानी जी और हमारे अन्य प्रतिनिधिगण उपस्थित हैं। सबका स्वागत, अभिनंदन। अधिक देर न करते हुए आइए हम भारत माता के चित्र पर पुष्पांजलि करें और मां भारती की वंदना करें। हे वंदनीय भारत, अभिनंदनीय भारत, जीवन सुमन चढ़ाकर हम अर्चना करेंगे, तेरी जन्म जन्म भर हम वंदना करेंगे। शाश्वत स्वतंत्रता का ये दीप जल रहा है, आलोक का पथिक जो अविराम चल रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे अन्य अतिथिगण मिलकर सामूहिक रूप से मंगल दीप दान कर रहे हैं। हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। अमर्त्य वीर पुत्र हो दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो, प्रशस्त पुण्य पंथ है, बढ़े चलो बढ़े चलो बढ़े चलो। असंख्य कीर्ति रश्मियां विकीर्ण दिव्य दाहसे, सपूत मातृभूमि के रुकोन शूर साहसे। अराति सैन्य सिंधु में सुवाड़ वाग्नि से चलो, प्रवीर हो जयी बनो, बढ़े चलो बढ़े चलो बढ़े चलो। वंदे मातरम का जब उद्घोष होता है तो मां भारती के प्रति एक विशेष श्रद्धा का भाव हमारे भीतर जागता है। जननी जन्मभूमिश्च सर्वादपि गरीयसी। मां भारती की वंदना, इस सरजमी को प्रणाम। मंगलदीप के माध्यम से हम अपनी उस महान विरासत को भी आज याद कर रहे हैं जिससे चलकर यह मंत्र गीत हमारे पास पहुंचा। 150 वर्ष पहले पंडित बंकिम चंद्र चटर्जी ने इस मंत्र गीत की रचना की। इसका प्राकट्य हुआ, एक कविता जागी, एक ऐसी कविता जो मंत्र के रूप में भारत की विरासत बन गई। आज उसे याद करने का विशेष उपक्रम है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर पूरा देश इस समय वंदे मातरम का उद्घोष कर रहा है। आज ये समारोह मध्य प्रदेश शासन और संस्कृति विभाग की संयुक्त पहल कर उसके संयोजन में परिकल्पित हुआ है। हम माननीय मुख्यमंत्री जी और मंचासीन सभी महानुभावों के स्वागत के लिए निवेदन करना चाहेंगे। आदरणीय श्री अशोक वर्णवाल जी, संचालक संस्कृति आदरणीय श्री एन पी नामदेव जी और माननीय मुख्यमंत्री जी के सांस्कृतिक सलाहकार श्री राम तिवारी जी से संयुक्त रूप से हमारे मंचासीन अतिथियों का स्वागत करें। सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का स्वागत, अभिनंदन। और उसी के साथ हमारे माननीय मंत्रीगण आदरणीय विश्वास सारंग जी, आदरणीय कृष्णा गौर जी, माननीय महापौर श्रीमती मालती राय जी हमारे बीच उपस्थित हैं, उनका भी स्वागत, अभिनंदन। आदरणीय संचालक संस्कृति श्री एन पी नामदेव जी और श्री राम तिवारी जी से हम निवेदन करेंगे वे भी गुलदस्ता भेंट कर इस अभिनंदन में शामिल हों। आदरणीय रामेश्वर शर्मा जी, आदरणीय भगवान दास सबनानी जी, आदरणीय भगवान दास सबनानी जी का स्वागत, अभिनंदन। दिव्य सज्जनों, शौर्य पराक्रम हमारे मूल्य रहे हैं। स्वाधीनता हमने इन्हीं मूल्यों के सहारे अर्जित की है और इन मूल्यों को थामता हुआ हमारा जो भक्ति संगीत है, हमारे देशभक्ति का जो संगीत है, वह हमारे भीतर अलग हिलोर जलाता है। आदरणीय सभी वृंद के कलाकार और विशेष रूप से मध्य प्रदेश के पुलिस बैंड के कलाकार इस मंच पर उपस्थित हैं। हम ये चाहेंगे कि उनके इस
अनुगूंज के साथ हम आज के इस समारोह का शुभारंभ करें। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच आदरणीय अवर मुख्य सचिव मध्य प्रदेश अशोक कर्णवाल जी उपस्थित हैं। हम चाहेंगे कि वे आएं और आप सबका स्वागत करें। स्वागत जहां पर मुख्यमंत्री सीएम डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हुए। देवियों और सज्जनों, आज से वंदे मातरम के 150वीं वर्षगांठ का वर्ष मनाया जा रहा है पूरे देश भर में। उस गीत के लिए जिसे हमारी संविधान सभा ने 1950 में राष्ट्रीय गीत का दर्जा दिया, परंतु इसका इतिहास जो है वो 150 वर्ष पुराना है, जब बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने इस गीत की रचना की थी। और आप में से बहुत कम लोगों को ये पता होगा कि यह गीत जो है वो संस्कृत और बांग्ला का एक मिक्स है। और जब बंकिम चंद्र चटर्जी जी से ये पूछा गया कि आपने संस्कृत और बांग्ला दोनों भाषा का इस्तेमाल क्यों किया था, तो उन्होंने कहा कि बांग्ला जो है वो आम जनता की भाषा थी और इसे आम जनता में पॉपुलर करना ज़रूरी था। तो 1950 में राष्ट्रीय गीत के रूप में इसके 2 पैराग्राफ लिए गए, पहले 2 पैराग्राफ। आज हम 150वीं वर्षगांठ पे पूरे राज्य में और पूरे देश में इसे एक अलग स्वरूप दे रहे हैं, ताकि हमारी जो यंग जनरेशन है, हमारी जो नई पीढ़ी है, उन्हें भी इस गीत के पीछे का इतिहास पता चले। इस गीत को हमारे क्रांतिकारियों ने स्वतंत्रता आंदोलन में एक क्रांति उद्घोष के रूप में इसका इस्तेमाल किया था और इसके कारण अंग्रेजों ने इसे कई राज्यों में से बैन भी किया था। तो इस गीत का एक बहुत ही बड़ा इतिहास है और ये इतिहास हमारी यंग पीढ़ी को जानना बहुत जरूरी है। इसी उद्देश्य से राज्य सरकार और भारत सरकार ने यह कार्यक्रम चलाया है। आज के इस कार्यक्रम में मैं माननीय मुख्यमंत्री जी, दोनों मंत्रीगण, माननीय सांसद, माननीय विधायकगण और आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूं और यह आह्वान करता हूं कि हम सभी ब्रांड एम्बेसडर की तरह इस गीत को जन जन तक इसकी भावना के साथ पहुंचाएं। ये गीत तो हम सभी तक है, पर इसकी भावना जो है यह भी हम सभी तक पहुंचनी चाहिए। आज के इस 150वीं वर्षगांठ के अवसर पर मैं राज्य सरकार की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय अशोक कर्णवाल जी। अरुण, यह मधुमय देश हमारा, जहां पहुंच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। भारत की स्वर्ण भूमि के साथ एक ऐसा ही यशोगान हमारे कवि करते रहे हैं। यह अवसर है जब वंदे मातरम को हम विभिन्न आयामों के माध्यम से याद कर रहे हैं। दिव्य सज्जनों, मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग का स्वराज संस्थान संचालनालय विशेष रूप से स्वाधीनता की स्मृतियों को लेकर, उसके विशेष दस्तावेजीकरण को लेकर सक्रिय है। और जैसा कि हमने आपको बताया, 2006 में वतन का राग नामक एक सांगीतिक सिलसिला शुरू हुआ और तब से लेकर अब तक 21 वर्षों तक आबाद रूप से उन गीतों के गायन की श्रृंखला जारी है। इस अवसर विशेष पर वंदे मातरम की एक विशेष पुस्तिका का प्रकाशन किया है। हम चाहेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी अपने कर कमलों से अन्य मंचासीन अतिथियों की इस साक्षी में आप सबकी उपस्थिति में इसका लोकार्पण करें। स्वराज संस्थान संचालनालय मध्य प्रदेश शासन की विशेष पहल पर इस पुस्तिका का विशेष पुनर्प्रकाशन किया गया है। इसे लिखा है वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी कवि चिंतक श्री मनोज कुमार श्रीवास्तव जी ने। और ये पुस्तिका दरअसल इस अवसर पर
हमें विशेष उल्लेखनीय इसलिए लग रही है कि इसमें वंदे मातरम का पूरा इतिहास है, इसकी दार्शनिक और इसकी आध्यात्मिक व्याख्या की गई है, इसका एक साहित्यिक विवेचन हम सब तक पहुंच रहा है। 1.5 सदी पूरी करने का यह अवसर वंदे मातरम का जब हो रहा है, तब ये हम सब के लिए बहुत दिलचस्प होगा कि इस पुस्तिका के माध्यम से हम इस कविता के विभिन्न आयामों, विभिन्न पक्षों को भी जानें, इसका अध्ययन करें। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी इस समय भारत की राजधानी दिल्ली में अपनी उपस्थिति में पूरे राष्ट्र को संबोधित कर रहे हैं और इस कविता के मान में, इसके श्रद्धा में विभिन्न समारोह जब परिकल्पित किए गए हैं, तो भारत की राजधानी में माननीय प्रधानमंत्री जिनकी मंशा पर अभी 2 सप्ताह पहले मन की बात में विशेष रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी ने वंदे मातरम की इस कविता का जिक्र भी किया था। और तब 7 नवंबर यानी आज ही के दिन जब ये कविता जागी थी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी की कलम से, तब ये उजाला पूरे देश में पहुंचा। हम कुछ ही क्षणों बाद दिल्ली से अपना सीधा नाता जोड़ेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति में वंदे मातरम का सामूहिक गायन होगा। जैसे ही हम स्क्रीन के माध्यम से जुड़ेंगे, वंदे मातरम जब वहां गाया जा रहा होगा, तब अपने स्थान पर हम वंदे मातरम के सम्मान में खड़े होंगे। माननीय सांसद श्री आलोक शर्मा जी हमारे बीच पधार चुके हैं। हम चाहेंगे कि संचालक संस्कृति उनका भी गुलदस्ता भेंट कर स्वागत करें, अभिनंदन करें। पूर्व महापौर रह चुके हैं माननीय आलोक शर्मा जी, और हमेशा ही इस तरह के हमारे सांस्कृतिक सामाजिक प्रकल्पों में उनकी उपस्थिति भी महत्वपूर्ण रही है। दिव्य सज्जनों, माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, आप सब जानते हैं कि विरासत से विकास की जब बात करते हैं, तब मध्य प्रदेश में एक नया सांस्कृतिक उन्मेष हमें दिखाई देता है। अभी कुछ दिन पहले ही जब स्थापना दिवस समारोह हुआ, तब ये सुंदर सा जो सांस्कृतिक विहंगम, जिसके हम सब हजारों की तादाद में साक्षी बने, तब उन गतिविधियों में हमने देखा कि किस तरह से मध्य प्रदेश का ये पूरा का पूरा जो यशोगान हमें विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से चित्रित होता हुआ दिखाई दिया। हमारे लगभग 600 की तादाद में उपस्थित इन कलाकारों ने विश्व वंद के माध्यम से कृष्ण चरित यानी उनकी लीलाओं का गान किया, और हमने पर्दे पर विभिन्न नृत्य शैलियों में मंच पर जीवंत होते हुए भी उसे हमने चरितार्थ होते हुए भी देखा। विरासत से विकास की बात करें, तब विभिन्न क्षेत्रों में मध्य प्रदेश के लगातार जो कदम आगे बढ़ते रहे हैं, हमने उस 2000 ड्रोन शो के माध्यम से आसमान पर मध्य प्रदेश की उस सुनहरी इबारत भी हमने उभरती भी देखी। इस तरह से विभिन्न कला माध्यमों से हम मध्य प्रदेश की विरासत को और उसके विकास के आयामों को लक्ष्य करते रहे हैं। एक प्रदर्शनी भी विशेष रूप से आयोजित की गई। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी गीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में प्रदर्शनी का अवलोकन किया। ये प्रदर्शनी वंदे मातरम की ऐतिहासिक यात्रा और सांस्कृतिक महत्व को दर्शाती है। वंदे मातरम से जुड़ी ये प्रदर्शनी इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में आयोजित की गई है और आज का दिन बेहद ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साल भर चलने वाले कार्यक्रम का शुभारंभ करने वाले हैं और उससे जुड़ी एक प्रदर्शनी इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में लगाई गई है। वर्ष भर चलने वाले स्मरणोत्सव का उद्घाटन कार्यक्रम अब से कुछ देर में प्रधानमंत्री जिसका औपचारिक शुभारंभ करेंगे। अब से कुछ देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इससे जुड़ी प्रदर्शनी का अवलोकन किया। देश का राष्ट्रगीत वंदे मातरम महज एक गीत नहीं है, बल्कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम की आत्मा है। आज ही के दिन 1875 को इसकी रचना की गई थी, जिसने स्वतंत्रता सेनानियों और राष्ट्र निर्माताओं की अनगिनत पीढ़ियों को प्रेरित किया है। ये भारत की राष्ट्रीय पहचान भी है और स्थायी प्रतीक भी। आज पूरा देश बड़े ही उत्साह और हर्षोल्लास के साथ राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ मना रहा है। एक साल तक स्मरणोत्सव से जुड़े कई आयोजन देश भर में आयोजित किए जाएंगे। ये गीत देश में एकता, देशभक्ति और युवाओं में एक नई ऊर्जा का प्रतीक बना हुआ है। आज से लेकर 7 नवंबर 2026 तक विशेष स्मरण वर्ष मनाया जाना है।
और हर भारतीय के दिल में राष्ट्रभक्ति की अमर ज्वाला प्रज्वलित करता है वंदे मातरम। और अब से कुछ देर में प्रधानमंत्री इस मौके पर एक स्मृति डाक टिकट और सिक्का भी जारी करने वाले हैं। ये गीत भारत के स्वतंत्रता संग्राम की आत्मा है, जिसने न केवल आजादी की लड़ाई में नई जान फूंकी थी, बल्कि भारतीय भाषाओं के साहित्य को मजबूती भी दी। नए नए आयाम यहां से स्थापित हुए, क्योंकि भाषाई संस्कृति में की विविधता में एकता को एक सूत्र में बांधता है हमारा ये राष्ट्रगीत वंदे मातरम। इस गीत की रचना बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने 7 नवंबर 1874 को अक्षय नवमी के शुभ अवसर पर की थी। यह अमर गीत न केवल भारतीय स्वाधीनता संग्राम का मुख्य उद्घोष बना, बल्कि आज देश का राष्ट्रगीत भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इससे जुड़ी प्रदर्शनी का अवलोकन किया। यहां केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, साथ ही साथ दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी उपस्थित रही। वंदे मातरम हमारी आजादी का एक संपूर्ण संघर्ष गाथा है, जो 1874 से लगातार आज भी करोड़ों युवा दिलों की धड़कन रही है, और यही धड़कन आज भी करोड़ों युवा दिलों में धड़क रही है। हम सभी ने स्कूल में पढ़ने के दौरान जरूर वंदे मातरम तो सबने सुना होगा, लेकिन वंदे मातरम के पीछे भी एक ऐतिहासिक कहानी है, और इसके रचयिता बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के जीवन के उस संघर्ष को बहुत ही बारीकी से जानना भी जरूरी है।
वंदे। आभार आप सभी का। निवेदन आप सभी से है, सभी अपना अपना स्थान ग्रहण करें। तो देवियों सभी सज्जनों, विराजें अपने स्थान पर। ये वंदे मातरम का देवियों उद्घोष सज्जनों, था माननीय 150 प्रधानमंत्री वर्षों से जो नरेंद्र मोदी जी की भारत उपस्थिति की में सामूहिक चेतना पूरे भारत ने वंदे मातरम का उद्घोष किया। दरअसल वंदे मातरम एक संस्कृति है, इतिहास की अनुगूंज है, हम सबकी आत्मा की आवाज है, जिसे 150 बरस पहले पंडित बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा। देवी सज्जनों, मध्य प्रदेश शासन वंदे मातरम का विशेष स्मरण प्रसंग आज से शुरू होकर पूरी बरस अलग अलग कार्यक्रमों के माध्यम से आयोजित करता रहेगा। माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव विशेष रूप से वंदे मातरम के मान में, सम्मान में उसके प्रति श्रद्धा व्यक्त करने के लिए आज इस समारोह में उपस्थित हैं। हम चाहेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी इस अवसर विशेष पर हम सबको संबोधित करें। जोरदार तालियों से आइए हम माननीय मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति का स्वागत करें। वंदे मातरम के 150वें वर्ष के स्मरणोत्सव में अभी हमने यशस्वी प्रधानमंत्री के उस मनोभाव को भी देखा, उनकी उपस्थिति को भी देखा। ये उनकी कल्पनाशीलता भी है, जिसके आधार पर अतीत का 150 साल पुराना वो अप्रतिम गीत, जिसने न केवल आज़ादी की अलख जगाई बल्कि लगभग 150 साल तो हमारे लिए वो जो एक तरह से मंत्र के नाते से उस 19वीं शताब्दी से शुरू हुई यात्रा गुरुवर रविंद्रनाथ टैगोर ने 1896 में उसको स्वर दे करके पुनर्स्थापित करते हुए पूरे क्रांतिकारियों सहित सबके मन में जिस संकल्प की पूर्ति की, उसको बदलते दौर में हमने सबने भगत सिंह को फांसी के फंदे पे चढ़ते देखा, चंद्रशेखर आजाद को अपनी शहादत देते देखा। अलग अलग प्रकार के हर एक हमारे आज़ादी के संघर्ष में वंदे मातरम का मूल मंत्र जैसे जीवन प्राण बन करके हमको लालायित करता रहा है। हमने अभी यहाँ इस कार्यक्रम के प्रारंभ में भी मैं माननीय मंच हमारे सारे मित्रों को धन्यवाद देता हूँ। माननीय मंत्री विश्वास जी, माननीय मंत्री कृष्णा गौड़ जी, माननीय सांसद आलोक जी, माननीय विधायक रामेश्वर जी, माननीय विधायक भगवान दास जी, महापौर जी, इस अवसर पर सभापति किशन सूर्यवंशी जी, सभी अधिकारीगण और आप सब। ये बात सही है कि आज़ादी के किसी भी संघर्ष में दुनिया का इतिहास रहा है, अमेरिका हो, इंग्लैंड हो, हर एक देश के अंदर जब आज़ादी की अलख जगती है, उसका अंदर का संघर्ष अपनी मातृभूमि की तरफ, ललक की तरफ बढ़ाता है। ऐसे में ये शब्दों की रचनाओं से नए प्रकार का स्पंदन होता है, नए प्रकार के मन में संकल्प आते हैं और हर एक व्यक्ति अपने देश के उस मूल मंत्र के आधार पर राष्ट्रभक्ति के गीत से अपने गौरवशाली अतीत के भविष्य के देश के लिए अपनी पहचान बनाता है। और यही कमोबेश हम हर एक देश के गीतों के साथ देख सकते हैं। अमेरिका का क्राइसिस वाला समय हो, इंग्लैंड का विद्रोह वाला समय हो, भारत का अपना, हमने जब यद्यपि वंदे मातरम का आनंद भी देखा, लेकिन इस कार्यक्रम के प्रारंभ में कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जो हमारे भी स्वरबद्ध रचनाओं को हमारे पुलिस बैंड ने जो प्रस्तुत किया है, इस प्रस्तुत करने वाले गीत में ये हमारे आज़ादी के नेताजी सुभाष चंद्र बोस के उस आज़ाद हिंद फौज से जुड़ता हुआ दिखाई देता है। यद्यपि बनाया गया था दीक्षित जी ने गीत, बाद में कविवर राम सिंह ठाकुर जी ने इसको स्वरबद्ध करते हुए संशोधित रूप में दिया है। और ये आज़ादी का अपना अब एक तरह से संघर्ष वाले उस सारे दौर के दरमियान ये भी एक अपना अलग दौर में पहुंचा। और इतना ही नहीं, जैसे हमने अगर बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी की बात अगर करें तो ये संस्कृत के साथ जोड़ करके वर्णवाल जी ने सही कहा अपने भाषण में, लेकिन मैं उसी में ये बात भी बताना चाहूँगा, इस गीत की रचना में हमारी प्राचीन संस्कृति की त्रिदेवी कल्पनाओं को जोड़ने का प्रयास किया गया है, जिसके माध्यम से एक तरफ हम अपनी दुर्गा दशप्रहरण धारणी दुर्गा की ताकत से हमारे अपने अतीत के गौरवशाली पृष्ठ में हमारी अपनी सांस्कृतिक विरासत पे भी हम गर्व करते हैं। मतलब महालक्ष्मी का भी स्मरण करते हुए इस गीत के माध्यम से जोड़ने का, और हमारी सांस्कृतिक विरासत में महालक्ष्मी का जो प्रताप है ये उसके प्रति भी नमन है। और वीणा जो हमने अपनी माँ सरस्वती के प्रति जो इसमें कल्पना की है, कामना की है, यद्यपि चटर्जी ने इसको स्वरबद्ध करते हुए और इसकी लिपिबद्ध करते हुए आनंद मठ नामक उपन्यास
प्रयास के माध्यम से दुनिया के बीच इस गीत को रखने का प्रयास किया और वहां से उठा करके अंदर की जो अंतरतम भावना, ये हजारों हजार साल वाली हमारी गौरवशाली उस प्रतिष्ठित भावना का पुनर्जागरण का एक काल था, जिसके कारण से हम आज भी उस भावना के आधार पर लोग बड़े गजब है। इस मामले में भी देखना चाहिए कि हमारी ये त्रिदेवियों की कल्पना हजारों हजार साल वाली, जो समझदार है वो नादानी से चुप रह करके हमने इसके कष्ट भी, जब आजादी के अलख में जिस मंत्र के रूप में ये सबको एक तरह से आंदोलित करता था, लेकिन आजादी के बाद देश के साथ जब हमारा अपना गीत का अपनाने का मौका आया तो कहीं ना कहीं देश ने इसमें दिग्भ्रमित भूमिका अदा की। बड़े कष्ट के साथ कहना पड़ेगा, आज वो दोबारा दोहराने की जरूरत नहीं, लेकिन वो दर्द तो सबके मन में होगा ही। जिस मूल मंत्र के बलबूते पर आज़ादी के सारे संघर्ष में बड़ी भूमिका हुई, और वो हमारे गीत 150वीं जयंती के अवसर पर जब हम बात कर रहे हैं तो उस इतिहास को भी देश को जानने की आवश्यकता है। आज के इस अवसर पर मैं माननीय सरदार पटेल को पुनः स्मरण करना चाहूँगा, जिनका 150वां वर्ष है, जिन्होंने 1950 में फिर इस बात को भी स्थापित किया कि राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत दोनों का महत्व होना चाहिए, और दोनों पूरे देश के अपनाते हुए एक तरफ हम जनगण मन पे गर्व करते हैं, एक तरफ वंदे मातरम पे भी गर्व करते हैं। आइए हमारी अपनी इस गौरवशाली अतीत को जानते हुए हम सब भगवान श्री राम की जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी उस भाव के आधार पर वंदे मातरम का भी स्मरण रखें, और हमारे अतीत के इस बहुत अक्षय नवमी 1857 में बनने वाले इस 1857 के आधार पर, माफ करना 1875 में बनने वाले गीत को 1857 की क्रांति से भी जोड़ करके देखें, जिसके कारण से भारत ने दुनिया का सबसे बड़ा गणतंत्र दिया, भारत की गौरवशाली अतीत पे हमको गर्व करने का मौका मिला। मैं प्रधानमंत्री जी को पुनः धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने आधुनिक तकनीकों के माध्यम से भी पूरे देश को ऐसे सारे विरासत के गर्व करने वाले मौके भी दिए। जब हम 150वीं जयंती सरदार वल्लभ भाई पटेल की मना रहे हैं तो हम अपने वंदे मातरम पे भी गर्व करते। पूरे वर्ष के विविध कार्यक्रम जो इस 7 नवंबर से प्रारंभ होकर के 7 नवंबर 1926 तक चलेगा, 25 से प्रारंभ हुई यात्रा, जिसको अभी हम अपने 10 दिन के विविध कार्यक्रम में देखेंगे, फिर 26 जनवरी के आसपास, फिर 15 अगस्त के आसपास, और वापस 7 नवंबर 1926 के आसपास 2026 के आसपास इस पे फिर वापस बचे हुए पूरे कार्यक्रम करते हुए पूरे साल की यात्रा संपन्न होगी। मेरी अपनी ओर से आज इस अवसर पर बैठे हुए सभी सज्जनों को, सभी बहनों को, पत्रकार साथियों को, आगंतुक अतिथियों को बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी। वंदे मातरम के विभिन्न पक्षों को, उसकी आत्मा को जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी ने हम सब तक पहुंचाया, निश्चित रूप से बार बार ऐसी कविताएं, ऐसी मंत्र, ऐसी ऋचाएं हमारे भीतर हमारे वतन परस्ती के लिए, हमारी देशभक्ति के लिए और अपनी माँ भारती के प्रति एक अलग श्रद्धा का भाव जगाती हैं। इस अवसर विशेष पर 150 कलाकारों ने मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग के संयोजन में वंदे मातरम की विशेष प्रस्तुति तैयार की है। दिव्य सज्जनों, आपको बता दें कि 120 वर्ष पहले गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने पहली बार जब वंदे मातरम को अब स्वरबद्ध किया था, अपने ही स्वर में गाया था, वो दुर्लभ रिकॉर्डिंग हमने प्राप्त की है 120 बरस पुरानी। सबसे पहले आइए उसे सुनते हैं और उसके बाद फिर इन कलाकारों के माध्यम से हम वंदे मातरम की प्रस्तुति का आनंद लेंगे।
ये आवाज राष्ट्रगान के रचयिता रविन्द्रनाथ टैगोर जी की गुरुदेव की आवाज, और ये दिव्य अवसर है जब उनकी आवाज 120 बरस पुरानी हमारे कानों तक पहुंची है। आइए अब हम वंदे मातरम का ये सामूहिक उद्घोष करें। वृंदगान के कलाकार हैं वीनस तर्कसवार और उमेश तर्कसवार के संयोजन निर्देशन में ये प्रस्तुति तैयार की। 150 कलाकार हैं क्योंकि 150 बरस पूरे कर रहा है राष्ट्रगीत। एक बार हम खड़े हो चुके हैं। वर्षगांठ पर बीजेपी ने कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें सीएम डॉक्टर मोहन यादव मौजूद रहे, वर्चुअली पीएम नरेंद्र मोदी।
Okay, Gene Shakti में ready. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Music. 1, 2, 3. 1, 2. Thank
उमेश जी, ये बहुत ज़रूरी है कि इस अवसर पर हम ये जानें कि ये जो उमेश और वीनस ने मिलकर जो वृंदगान तैयार किया है, वंदे मातरम के दरअसल ये संस्करण क्या है। सबसे पहले हमने संस्कृत और बांग्ला में निबद्ध पंडित बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी के मूल पाठ जो है वंदे मातरम का, उसको हमने सुना। उसके बाद हमारी दूसरी प्रस्तुति थी मलयालम की और उसके बाद तमिल की, और उसके बाद अब जो हमारी प्रस्तुतियां हो रही हैं वो हमारी जो विभिन्न संस्करण हमारे हिंदी में और दीगर भाषाओं में हुए, उन्हें विशेष रूप से तैयार किया गया। आइए जोरदार तालियों से पहले बहुत ही सुमधुर वंदे मातरम गायन का हम सब स्वागत करें, और उमेश और वीनस से निवेदन है कि यह सिलसिला आगे जारी रखें।
धन्यवाद। आइए एक बार फिर जयकारा लगाएं, वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद उमेश, वीनस और वृंद के सभी 150 कलाकार जो 150 बरस इस कविता की यात्रा के जब पूरे हो रहे हैं, तब ये सुंदर सा रूपक, संगीत का रूपक हमने सुना। दिव्य सज्जनों, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी इस वक्त, जैसा कि आप सबको मालूम है, भारत की राजधानी दिल्ली में विशेष रूप से वंदे मातरम के स्मरण प्रसंग को संबोधित करने के लिए वहां उपस्थित हैं। हम सीधे कुछ ही क्षणों बाद दिल्ली से फिर अपने तार जोड़ेंगे और स्क्रीन के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से हम माननीय प्रधानमंत्री जी के भाषण का आनंद लेंगे। मानस भवन में आर्यजन जिसकी उतारें आरती, भगवान भारतवर्ष में गूंजे हमारी भारती। माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी इस अवसर विशेष पर कुछ संकल्पों का वाचन आपसे कराएंगे। वे पहले पाठ करेंगे और हम उन संकल्पों को दोहराएंगे। ये संकल्प आत्मनिर्भर भारत और स्वदेशी पर केंद्रित संकल्प हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है वे हम सबसे मुखातिब हों और संकल्प का पाठ करें। आज के इस अवसर पर स्वदेशी का संकल्प हम सबको करना है। अपने स्थान पे खड़े हो जाएं, अपना हाथ आगे करें। वंदे मातरम की 150वीं जयंती के अवसर पर हम अपने अपने नाम के आगे, बहन है तो वो संकल्प लेती हूँ और बाकी हम अपना अपना संकल्प दोहराएंगे। सभी 2 मिनट में खड़े हो जाएं। एक जरूर मुझे ध्यान में आ रहा है कि सामने धूप बहुत है, तो यहाँ के अधिकारियों से मैं कहना चाहूँगा कि अगली बार डोम लगा दे तो ये झंझट खत्म हो जाएगी। हमारे सारे लोगों को ये जो धूप और कठिनाई है, अगले कई कार्यक्रम होते रहते हैं, ऐसे में स्वाभाविक रूप से ये तकलीफ आती है। तो कार्यक्रम जब भी करें परमानेंट डोम लगा दे, आगे बहुत अच्छा है। जब तक डोम परमानेंट लगे तब भी लगे तो हमेशा छाया का एक डोम जरूर रहना चाहिए। अब हम अपने इस संकल्प पे आते हैं। मैं भारत माता की सेवा और सम्मान के लिए यह संकल्प लेता हूं कि अपने दैनिक जीवन में अधिकतम भारतीय उत्पादों का उपयोग करूंगा और आयातित वस्तुओं की जगह देसी विकल्प अपनाऊंगा। घर, काम और समाज में भारतीय उत्पादों को प्राथमिकता दूंगा। गांव, किसान और कारीगरों का समर्थन कर स्थानीय उद्योगों को बढ़ावा दूंगा। युवाओं और बच्चों को स्वदेशी अपनाने के लिए प्रेरित कर नई पीढ़ी तक इसका महत्व पहुंचाऊंगा। पारिवारिक और सामाजिक में भारतीय भाषाओं का प्रयोग करूंगा। पर्यावरण के प्रति सजग रहकर स्वदेशी और प्राकृतिक अनुकूल उत्पादों का प्रयोग करूंगा और देश के पर्यटन स्थलों को प्राथमिकता दूंगा। भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। देवी सज्जनों, वंदे मातरम की 1.5 सदी पूरी होने का यह अवसर है और पूरा देश देशभक्ति की भावना से सराबुर है। माननीय प्रधानमंत्री डॉक्टर नरेंद्र मोदी जी ने मन की बात में विशेष रूप से इस गीत का उल्लेख किया था। ये गीत हमारा राष्ट्रगीत है और राष्ट्रगीत के सम्मान में पूरा देश इस समय अपना शीश झुकाकर उसके मान में, उसके सम्मान में एक बार फिर इस आदर्श और प्रेरणा के पास पहुंच रहा है कि दरअसल हमारी भारतीय कविता मंत्र की कविता है और वंदे मातरम का उद्घोष जब करते हैं, जब उसका स्मरण करते हैं तो माँ भारती के प्रति हमारा शीश सम्मान में झुक जाया करता है। कुछ ही क्षणों में हम पुनः दिल्ली पहुंचेंगे। स्क्रीन के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी राष्ट्र को कुछ ही क्षणों में संबोधित करेंगे। उनका संबोधन हम सब मिलकर
सुनेंगे। दिल्ली से सीधा प्रसारण इसका हो रहा है समूचे देश में। और लाल गौड़ साहब का स्वागत है। प्रमुख सचिव सर से सादर आग्रह, एक बार सर के लिए जोरदार तालियां बजाएं। उनके पिताजी के लिए भाव है माननीय मुख्यमंत्री जी का खेलों के प्रति उनका इच्छा शक्ति। आज जी की माता जी जिनको खिलाने के लिए अपने गहने तक गिरवी रख दिए थे, ऐसे माता जी के सम्मान के लिए मैं आग्रह करता हूँ श्री अजय श्रीवास्तव जी, मुख्य सचिव श्रीमती नीलम गौड़ जी का माता जी का सम्मान एक विद्या का किस तरीके से अपने गहने गिरवी रख करके लेकिन प्रतिभा को भारत माता के मस्तक ऊंचा करने वाली ऐसी बेटी जिन्होंने दी है। ऐसे हमारे सुश्री क्रांति गौड़ की माता जी श्रीमती नीलम गौड़ ने जोरदार तालियां हासिल की। किसी भी प्रतिभा की तलाश में राजीव विंधरे सर मौजूद है, उनके कोच। मैं आग्रह करूंगा आदरणीय बरबादा सरदानी सर से और माननीय डायरेक्टर सर से, राकेश गुप्ता सर से भी कि आप खुद सर का अभिनंदन करें। एक बार जोरदार तालियां मैं डायरेक्टर सर से भी आग्रह करूंगा, जो हमारे विजनरी और डायनेमिक डायरेक्टर जो स्वयं क्रिकेट के बाद से खिलाड़ी भी रहे हैं हमारे डायरेक्टर से। एक बार जोरदार तालियां बजाएं आप सब। स्पेशली हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बदलता भारत खेलों के माध्यम से और आज का ये गौरव और गरिमा के क्षण वो देवघट की उससे वसुधा से छोटे से गांव से निकली बिटिया जिन्होंने अपने वर्ल्ड कप में भारत के लिए 9 विकेट लेकर के विश्व कप में भारत को गौरवान्वित किया। जोरदार तालियां एक बार ऐसे हमारे प्रतिभा के लिए। और आप सबको जानकर बहुत खुशी होगी कि जैसे ही उन्होंने वर्ल्ड कप जीता, यशस्वी हमारे मुख्यमंत्री जी ने 1 करोड़ रुपए, एक बार जोरदार तालियां बजाएं, तो खेलों को आगे बढ़ाने का भाव माननीय मुख्यमंत्री जी के अंदर है। यशस्वी प्रधानमंत्री जी के भाव को और हमारे माननीय खेल मंत्री जी लगातार प्रतिबद्ध है। सभी लोग कृपया बैठ जाएं। आज के इस कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय खेल मंत्री जी और क्रांति गौड़ जो हमारे मध्य प्रदेश और देश की गौरव है उपस्थित है। प्रदेश को गौरवान्वित करने वाले आज खिलाड़ी साथी उपस्थित है। आज के संवाद जो कि खिलाड़ी से सिर्फ खिलाड़ी करेंगे क्रांति से, तो मैं बिना किसी समय गंवाए मैं आग्रह करूंगा कि आज के संवाद कार्यक्रम को हम सब प्रारंभ करें माननीय मुख्यमंत्री जी का जैसा हमें आदेश हो। तो आइए आज के संवाद कार्यक्रम में हमारे खिलाड़ी साथी जो मंच पे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी का हम सबको साथी को मिल रहा है। आइए क्रांति से हम संवाद प्रारंभ करते हैं। वुडलेस माइक पहुंचाने खिलाड़ियों तक। मेरा नाम मैं आपको पूछना चाहती हूँ, जब आपने वर्ल्ड कप जीता, उसकी ट्रॉफी को टच किया, उसको उठाया, तब आपको क्या फील हुआ? उसने टीम का क्या माहौल? पहले तो जो मैंने जब वर्ल्ड कप का ट्रॉफी जब ऐसे हम लोगों ने टच करा तब फीलिंग ही अलग था। ऐसे बहुत प्राउड फील हो रहा था, बहुत इमोशनल भी हो रहे थे क्योंकि वो ट्रॉफी हम 15 है हमारे जो स्टाफ के लोग मैंने पूरा इंडिया ने ये ट्रॉफी जीता था क्योंकि बहुत क्राउड आया था उस टाइम, बहुत लोग आए थे मैच देखने। और इस टाइम अपने इंडिया में वर्ल्ड कप है तो सबको एक था कि हाँ इंडिया में वर्ल्ड कप है, सारा सपोर्ट था। हमें ऐसा था कि अब इंडिया में वर्ल्ड कप है तो पूरा इंडिया हमें सपोर्ट करेगा। तो हमारा था कि हमें खुद के लिए तो जीतना है पर हमें इंडिया के लिए भी वर्ल्ड कप जीतना है। हमारे बच्चे पूछेंगे ना फिर मैं लास्ट में कर लूँ। मेरा नाम आकांक्षा है। मेरा सवाल ये कि मतलब अब हर एक प्लेयर को फिट और उसके बिना इंजरी के साथ फिट रहना पड़ता है, तो उसके लिए आप क्या फिट पहले तो अपना फिटनेस हो गया है ना, और एक जो अपना डाइट रहता है खाने का तो वो बहुत जिसकी मेरे कोच है इधर ही बैठे हुए हैं। मैंने जब अकेडमी ज्वाइन करा था तब मुझे स्टार्टिंग से बोलते थे ये समोसे नहीं खाना है, मीठा नहीं खाना है, वरना दौड़ोगी कैसे, मोटी हो जाओगी। और
बॉल कैसे तेज डालूंगी, तुम मीडियम पेस का बॉलर हो, तुम्हें बॉल तेज डालना है। तो इतना दहशत बना दिया था उनने मेरे अंदर कि आज भी अब तो मीठा खाने का मन नहीं करता है। और ये फिटनेस का वो भी ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि हम कितना कुछ लोग होते हैं कि बाहर कभी खाते हैं, बट ये खुद पर उतना कंट्रोल होना चाहिए कि हमें अपनी फिटनेस किस लेवल तक लेके जानी है और कैसी रखनी है। तो ये खुद पे डिपेंड कर सकता है। तो आप क्या कहेंगे आप फिटनेस के बारे में? मेरे को क्या पता नहीं। मैंने तो आज का दिन क्रांति के लिए रखा था। ये कह रहे कि मेरी फिटनेस का क्या, आपने योग के आपके वीडियो देखे, ये तो रोज की चीज है। हम अपने जीवन में अगर हमको अच्छा काम करना, दिन भर काम करना, बगैर थके काम करना, तो 2-3 चीजों का जरूर ध्यान रखना चाहिए। तो हमारे लिए अपने आप की फिटनेस, इसमें कोई शक नहीं है। और फिटनेस में जैसे मैं अभी इनके कोच से पूछूंगा, मुझे लगता है ये बेटी ने बताया, जरा ये आप बताइए योग वाला पार्ट आप इनको भी सिखाते हैं जो मेरे से पूछ रही है। तो मैंने तो कहा योग रहो, रोज योग करो और निरोग रहो, इतने में मेरे से खत्म करो। आज तो इस क्रांति का दिन है, तो क्रांति के लिए ताली बजाएं। क्रांति की साहब जरा ये बेटी का क्या योग और कैसे क्या करते, थोड़ा कैसे आपको ध्यान में आया कि बेटी आपकी प्रतिभा संपन्न है, इसकी चिंता करना चाहिए, थोड़ा बताएं। जी, सबसे पहले तो किसी भी खिलाड़ी के लिए फिटनेस सबसे ज़्यादा जरूरी है। जितनी अच्छी फिटनेस होगी उतनी स्किल को उसका कमांड होगा। तो हम लोगों ने कोशिश की है कि एज ए बॉलर जो भी फिटनेस की एक्सरसाइज या जो भी चीज़ें होती हैं वो इसको प्रॉपर कराई है और फिटनेस लेवल स्ट्रॉन्ग दिया है। तो इंजरी की बात अभी की थी, तो एक बार इसको भी प्रॉब्लम आई थी बैक में, लेकिन वो फिटनेस की वजह से थी कि जितने ओवर्स इससे वहाँ डलाए जा रहे थे उतनी फिटनेस उस हिसाब की गई थी। मुंबई इंडियन में 3 सेशन उसको डलाते थे 45 मिनट के, तो उसके लिए बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है। तो फिर हम लोगों ने उसके लिए बहुत हार्ड वर्क किया, तैयारी की, तो उसके बाद कोई समस्या नहीं है। वर्ल्ड कप में भी लगातार वर्ल्ड हो गई, फिटनेस की कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बहुत अच्छा। आप बताओ योग से भी जोड़ते हुए मुझे बताया क्रांति ने, मेरे को भी थोड़ा जिज्ञासा भी है। योग में आप किस प्रकार से बच्चों को, क्रिकेट वाले बच्चों का योग का ये पैकेज कैसे बनाया आपने, कैसे? जी देखिए, आंतरिक जो बॉडी के पार्ट्स हैं उसको आप योग से ही मजबूत कर सकते हैं, ध्यान से अपने आप को कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं। बाकी रनिंग से आप अपनी लंग्स की, हार्ट्स की कैपेसिटी बढ़ा सकते हैं, लेकिन योग आपको संपूर्ण मदद करता है। बहुत अच्छा। जैसा कि क्रिकेट वाले भी मनोयोग से अंदर के अपने आत्मबल को मजबूत बनाने के लिए, ये कोच साहब ने बताया, क्रांति ने बताया, हम सबको भी समझने की जरूरत है। आपने कहा ध्यान से भी जुड़ा ना, ध्यान और योग, इससे आत्मबल मजबूत होता है। ये नेशनल टीम में भी होता है। जो अभी हम लोग वर्ल्ड कप खेल रहे थे, तो हमारा समथिंग पूरे वर्ल्ड कप में 2 से 3 हमारा योगा भी हुआ, मेडिटेशन भी होता था, क्योंकि हम लोग जो मैच हार रहे हैं, जो जीत रहे हैं, तो जो अपने अंदर की एक जो घबराहट है उसको शांत करने के लिए मुझे सर बोलते थे मेडिटेशन इज द बेस्ट। तो मेडिटेशन में हमें 45 मिनट का मेडिटेशन कराते थे, तो बहुत अच्छा लगता था ये मेडिटेशन करके, बॉडी को भी बहुत अच्छा फील होता है। तो मैं भी यही बोलूँगी योगा और मेडिटेशन करना चाहिए। एक तरह से हमारे सबके लिए भी विचार का भी है, लागू करने का भी। खिलाड़ी कोई किसी भी खेल में बने, अपनी एकाग्रता बनाने के लिए, आत्मबल बढ़ाने के लिए। और प्रधानमंत्री ने 2014 के बाद सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर योग को स्थापित किया। जोरदार प्रधानमंत्री जी का भी अभिनंदन करें। तो बहुत ध्यान नहीं सकते, लेकिन बच्चे तो जरा धूमधाम से आज अच्छे घूम आए हैं, और मुझे लगता है कि वो लंबा चलाने के बजाय तो पूछो कुछ बेटा, पूछोगी
खेल की खिलाड़ी हूँ। मैं पूछना चाह रही थी कि दीदी, जब आप प्रधानमंत्री से मिली तो आपको कैसा लगा? पहले तो उनसे मिलने के लिए बहुत एक्साइटेड थी मैं, और मुझे इसलिए भी मिलना था उनसे क्योंकि मेरे बड़े भाई हैं जो सबसे, वो उनको बहुत मानते हैं। तो उनका कहना था कि मैं नहीं मिल पाया तो तुम उनसे ज़रूर मिलना एक बार, और मेरी बात भी रखना, उनको बोलना कि मैं उनको बहुत मानता हूँ। तो मैंने उनको ये चीज़ भी बताई। वो तो उनसे बात करके जो सुकून मिला है ना, जो उस दिन से बात करी ना, वो चीज़ मैं आज भी फील करती हूँ। बहुत अच्छी बात करते हैं वो भी योगा वगैरह करते हैं, सारी चीज़ें। तो उन्होंने एक बहुत अच्छी चीज़ बोली थी जो मुझे बहुत अच्छी लगी। उन्होंने बोला प्रेजेंट में रहना, वो प्रेजेंट में रहते हैं, उनका कहना था। क्योंकि वो उस दिन हमारे साथ बैठे थे। वो उन्होंने बोला बिहार में चुनाव चल रहे हैं, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, वो बिहार में चल रहा है, मैं भी इधर हूँ। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी थी कि वो उन्होंने बोला जो प्रेजेंट में रहना। उस दिन से मेरे साथ भी एक दो कुछ ऐसे छोटे से कुछ हुए। तो मैं बोलती हूँ, मैं नहीं सोच रही, सर ने बोला था प्रेजेंट में रहने का, मैं भी प्रेजेंट में हूँ, छोड़ो। उन्होंने बोला भी है कि वो बहुत जल्दी मेरी फैमिली से और मेरे भाई से मिलेंगे, मुझे थोड़ा सा कीमती वक्त देंगे अपना। मेरा नाम रमा है, मैं ट्रायथलॉन की प्लेयर हूँ। मेरा क्वेश्चन आपसे है कि क्वेश्चन आपसे ये है कि मैंने बहुत सारे वीडियोस आपके देखे हैं जिसमें आप अखाड़े में करतब वगैरह की बात की आपने, और शिप्रा नदी में स्विमिंग की भी बात की है। मैं ट्रायथलॉन में जो स्विमिंग पार्ट है वो ओपन वाटर का मेन फोकस रहता है उसमें ज़्यादा। तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आप जब शिप्रा नदी में स्विमिंग करते थे तो आपको कैसा लगता था, और इसके अलावा और कौन से गेम में रुचि रखते हैं? देख बेटा, ये पूरा कार्यक्रम तो क्रांति के लिए है, तुम संक्रांति करा रहे हो। कोई बात नहीं, हम तो उज्जैन के अपने पुराने शहर के बासिंदे में ही के रहने वाले हैं, और हमारे यहाँ हर व्रत त्योहार तरह है। मैं जब बहुत छोटा था मुझे ध्यान में आता है कि मैं सोचता हूँ तो 5-6 साल का होगा, तब से माता जी ये जो कार्तिक महीना चल रहा है, इस कार्तिक महीने में भी सुबह 4 बजे उठा करके स्नान के लिए मेरे रूम में आता था। तो वो बराबर मुझे कार्तिक स्नान करना, तो पूरे महीने वो सुबह स्नान कराने वो भी जाती थी, हम भी जाते थे। बाद में हमारे परिवार में भी मेरी बहन भैया सबको हमारे यहाँ स्विमिंग का, हमारा खेत भी लगा हुआ है नदी के किनारे में। तो ऐसे माँ चित्रा की गोदी में खेलने कूदने का स्नान का तो मजा है ही है, स्वाभाविक रूप से उसमें जो तैर करके आनंद लेते हैं। लेकिन मन की श्रद्धा भावना के कारण से तो आप ये मान के चलो कि सबके लिए जीवन में मेरी बेटी अभी डॉक्टर है, बेटा है, सारे बच्चों को हमने भी उस पद्धति में तो तैरने का जो आनंद है वो तो है ही। व्यायाम में अब गेम खेलने की बात तुमने कही तो मैं तो मान के चलता हूँ कि हमारे तो देसी गेम हमको सब अच्छे से आते थे, लेकिन ये बाकी के गेम में भी बहुत मजा आता था मुझे। अगर कुश्ती में आनंद आता था तो हॉकी भी बहुत अच्छा खेलता था, स्विमिंग की अपनी आनंद है ही है। मैं योग का अपना करता हूँ कि हम सब अपने अपने जीवन में खेल का जो खिलाड़ी को देखता हूँ सब भूल जाते हैं। आप लोग को देख के तो सब आनंद आ जाता है कि खिलाड़ी की दुनिया सबसे अच्छी दुनिया है। आपको बहुत शुभकामनाएं। अच्छा क्रांति में ही पूछ लेता हूँ तुमसे खिलाओ। यहाँ इतने सारे खिलाड़ी बैठे हैं, तुम्हारे लिए खिलाड़ियों को बोलने के लिए कुछ हो तो अपनी तरफ से अपना खुद का अनुभव शेयर करते हुए। कठिनाई के बाद में तुम्हारा जीवन तो वैसे भी प्रेरणादायी है, तमाम कठिनाई के बाद भी इंटरनेशनल प्लेयर बनना ये अपने लिए सौभाग्य की बात है। और हमारा भाग्य है कि मध्य प्रदेश के बच्चे अपनी, हमारी बेटी छतरपुर की, वैसे तो छतरपुर का जो स्वभाव है बुंदेलखंड का, बड़े लड़ैया महुआ वाले जिनकी मार सही ना जाए, एक को मारे 2 मर जाए, तीसरा दोस्त खाए मर जाए, क्या हो तो क्या हो नहीं सकता।
ये विरासत इतनी गौरवशाली है। आपने मरे के नीचे जिंदे उसके ऊपर लाश दही सरकार क्या क्या कल्पना करते हैं कैसे कैसे, लेकिन ये हमारे बच्चों ने इसने भी कहा कि मैं निडरता है, मुझे गर्व है कि मैं बुंदेलखंड की हूँ और बुंदेलखंड प्रदेश का गौरव से, प्रदेश का भी उत्तर प्रदेश का भी, ये हमारा पूरा बहुत अच्छा क्षेत्र है। तो तेरा आप अपनी तरफ से कुछ बोलना चाहोगे? मैं सभी बिगर्स के लिए बस ज़्यादा तो कुछ नहीं, बस छोटी सी चीज़ ही बोलना चाहूँगी कि कभी अगर आपको लगे कि आपको गिव अप कर देना चाहिए या छोड़ देना चाहिए, तो बस एक बार वो चीज़ सोचना कि आपने कुछ सपने देखे हैं, आपने वो अपने पेरेंट्स को भी बताए हैं, तो खुद के लिए नहीं तो उनके लिए आप वो जो सपने आपने देखे हैं वो पूरे करना है अपन को। एक बोलते हैं ना एक जैसा ड्यूटीज, तो उसके खुद के लिए नहीं तो पेरेंट्स के लिए करो, क्योंकि मैंने तो बहुत कुछ देखा है, बहुत डाउनफॉल देखा है मैंने ऐसे कंडीशन देखी है कि एक टाइम पे हमारे यहाँ बोला जाए कि एक टाइम का खाना नहीं था हमारे पास, पर भी आज मैं इस जगह पे हूँ तो मुझे बहुत प्राउड फील है कि मैंने अपने बुंदेलखंड का भारत का नाम रोशन करा है, वर्ल्ड कप हम जीते हैं। तो बस यही बोलूँगी कि बस कभी पीछे मुड़कर ना देखे, अगर आगे बढ़ रहे हैं तो बस बढ़ना है जिसको तो अच्छी मंजिल तक नहीं पहुँच सकते। दूसरी का एक लास्ट है ना इसका माइंड, ये माइक चालू है। मेरा नाम मानसी गौरी है, मैं ताइक्वांडो एथलीट हूँ और जैसे कि इंडिया टीम फाइनल्स में 3 बार पहुंची है, तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि इस बार क्या बदलाव था, क्या नया ऐसा था कि इस बार आप विश्व विजेता बने? एक तो अभी पहले जो वर्ल्ड कप हुए मैंने देखे भी नहीं है और मैं देखे भी नहीं, कि मैं खेली भी नहीं और देखा भी मैंने नहीं, मेरा फर्स्ट वर्ल्ड कप था। और पहली तो ये बात है कि ये वर्ल्ड कप इंडिया में था, हमें सपोर्ट था पूरे इंडिया का, तो हमारे दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ चल रहा था कि वर्ल्ड कप जीतना है क्योंकि ये इंडिया में है। और दूसरी चीज़ की एक हमारे साथ ना जब सेमीफाइनल मैच था हमारा, तो हमारे कोच मंदिर गए हुए थे, तो मंदिर में एक आंटी मिली, उनके हाथ में 4 महीने की बच्ची थी छोटी, तो उन्होंने मेरे कोच से बोला, जो इंडियन टीम के भाई कोच है, उनसे बोला कि सर मुझे ना इसको क्रिकेटर बनाना है। अब उनकी सोच देखो, अभी हम लोग सिर्फ अभी वर्ल्ड कप जीते नहीं है, हम लोग सिर्फ सेमीफाइनल तक पहुंचे हैं और वर्ल्ड कप इंडिया में है, तो उनकी सोच मतलब कि उनको उस 4 महीने की बच्ची को भी उनको क्रिकेटर बनाना है। तो उस दिन सर ने हमें बताया, तो हमने भी एक चीज़ ठानी थी कि हम अपने लिए तो खेलेंगे, बट उस जो सेमीफाइनल हमने मैच खेला वो हमने उस 4 महीने की बच्ची के लिए खेला, ताकि हम अपने लिए नहीं, हम इसके लिए वो सेमीफाइनल जीतेंगे। बस यही था कि पूरे इंडिया का सपोर्ट था, हमें सब लोग सपोर्ट कर रहे थे, तो इंडिया के लिए जीतना था। आपकी हमारी तो बातचीत चलती रहेगी, शाम हो जाएगी, आपका कार्यक्रम क्या है थोड़ा सा बता दें तो फिर हम आएगा। लेकिन आज के अच्छे ये संवाद कार्यक्रम के लिए मैं खेल मंत्रालय को बधाई देता हूँ, बेटी क्रांति को भी बधाई देता हूँ, हमारे सारे अधिकारी, माननीय मंत्री जी, विधायक जी, सबको बधाई। ये हमारे लिए गौरव की बात है। और हमारे यहाँ भगवान बिरसा मुंडा, रानी दुर्गावती, झांसी की रानी, ये गौरवशाली अतीत था। हम अपनी उन रानियों के गौरवशाली अतीत को केवल इतिहास में पढ़ सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, लेकिन आंखों से झांसी की रानी दुर्गावती को देख के आनंद आता है। नाम भी क्रांति है, और ये हमारी न केवल क्रांति बल्कि पूरी टीम को, भारत की पूरी टीम को माननीय प्रधानमंत्री जी ने बधाई दी, हमारी सबके लिए भी सौभाग्य की बात है। मैं एक अनाउंस जरूर करना चाहूँगा कि हमारे जो आपके पिताजी का जो कठिनाई बताई थी, तो वो हमारे पास शासन के पास अपील का प्रावधान है, निश्चित रूप से हम इसमें मदद करेंगे कि आपकी बहाली हो, इसमें कोई। और बेटी का भी सम्मान हम जो बिरसा मुंडा जी का, क्रांति के अग्रदूत जाने जाते हैं बिरसा मुंडा जी, हमारे लिए देश का सौभाग्य है
15 तारीख को जबलपुर में बड़ा कार्यक्रम होगा, इसमें क्रांति का सम्मान भी होगा जोरदार। और आखिरी मेरी अपनी ओर से, आपने कहा कि छतरपुर में क्रिकेट का स्टेडियम सरकारी कोई चाहिए ना अपने प्रैक्टिस करने के लिए, तो हम अपना एक स्टेडियम इनका क्रिकेट का, ताकि बच्चे बच्ची वहाँ फिर नए क्रांति का भी जन्म हो, नए प्रकार से बढ़े, तो ये करने की घोषणा कर रहे हैं। मैं पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद करूँगी मध्य प्रदेश सरकार का और सभी लोगों का, सर का भी, कि इन्होंने इतना सम्मान दिया, मुझे अपना कीमती वक्त दिया और मुझे 1 करोड़ की राशि दी, मेरे पेरेंट्स को इतना सम्मान दिया, कोच को, तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ सर आपका और आप सभी का। बहुत धन्यवाद शक्ति वो खेल के भाव को यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में युवा भारत, बदलते भारत के जज्बे और हर एक खिलाड़ी को किस तरीके से प्लेटफॉर्म दिया जाए, उसकी जमीनी हकीकत आपके नेतृत्व में। एक बार मुख्यमंत्री जी के लिए जोरदार तालियां बजाएं आप सब। मैं आपने प्रतिष्ठित प्रदान करने के लिए हमारे मध्य प्रदेश की इस बेटी ने हम सबका स्तर ऊंचा किया है, राष्ट्र फलक। मैं आग्रह करूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी से इस प्रतिष्ठित क्रांति अवार्ड को प्रदान करें। माननीय मुख्यमंत्री जी से सादर आग्रह। एक बार जोरदार तालियां। ये भाव है उस क्रिकेटर का जो 120 की रफ्तार में बॉलिंग डालती है, उस बेटी का जो लाखों बेटियों के लिए प्रेरणा स्रोत है विपरीत हालात में। कहते हैं जब इरादा बना लिया हो ऊंची उड़ान का, तो देखना फिजूल है कद आसमान का। आइए इस श्रृंखला में माननीय मंत्री जी खेल युवा कल्याण, मैं आदरणीय विश्वास करासारथी जी से सादर आग्रह करूंगा कि आप आए और उनके पिताजी का सम्मान स्मृतिचिन्ह लेकर के माननीय खेल मंत्री जी से आग्रह। एक बार आप सबकी जोरदार तालियां। ये भाव है भारत के उन बेटियों की इच्छा शक्ति। याद कीजिए रियो ओलंपिक, दो भारत की बेटियों ने ही भारत का मस्तक ऊंचा किया था, पीवी सिंधु और साक्षी मलिक। अब आग्रह करूंगा माननीय भगवत दास सबलानी जी से कि आप आए और इनके कोच आदरणीय राजीव बिरथरे जी, जब उस समय माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ हाथों से ही एक ऐसे कोच का सम्मान, माननीय सबलानी जी से भी सादर आग्रह कि आप भी सहभागी बने। एक बार जोरदार तालियां। कहते हैं जो पानी से नहाते हैं वो विकास करते हैं, जो पानी से नहाते हैं वो विकास करते हैं, लेकिन जो पसीने से नहाते हैं वो इतिहास बनाते हैं। और वो इतिहास करता है बेटी। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी स्वयं खेल के खिलाड़ी रहे हैं। खेल की भावना, खेल के प्रति संवेदनशीलता और खेल के प्रति लगाव को परिलक्षित करता है। मैं बहुत हृदय से माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय खेल युवा कल्याण मंत्री जी का, माननीय हमारे प्रमुख सचिव सर का, माननीय सबलानी सर का, सबका मैं बहुत हृदय से धन्यवाद देता हूं। और आए हुए उनके माता पिता और सभी धन्यवाद देता हूं। मीडिया के प्रमुखों का, खेल युवा कल्याण विभाग, माननीय हमारे डायरेक्टर सर राकेश गुप्ता सर, आदरणीय हमारे अजय श्रीवास्तव सर, आदरणीय ज्वाइंट डायरेक्टर बीएस यादव सर, सभी पदाधिकारी की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी का खेल युवा कल्याण विभाग की तरफ से बहुत धन्यवाद। और जो एक सम्मान एक बेटी का नहीं बल्कि ऐसे हजारों प्रतिभाओं को एक नई ऊर्जा मिलेगी, उस खेल के भाव का सम्मान। तुलसी का पौधा भेज कर करें। इसी क्रम में आग्रह विशेष गढ़पाले कमिश्नर हेल्थ से श्री संदीप यादव, प्रमुख सचिव लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश शासन का अभिनंदन एवं स्वागत करें। तुलसी का पौधा भेंट कर तालियां लगातार बजती रहें। ये वही प्रदेश है जहां वन के पत्तों की सरसराहट में जीवन है और अस्पतालों के आंगन में आशा की धड़कन, जहां हर पेड़ मानो प्रकृति का प्रणाम हो और हर डॉक्टर जीवन का प्रहरी। इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी सहभागी हैं। आप मुख्य सचिव वन मध्य प्रदेश श्री अशोक वर्णवाल जी को आप पधारें और कार्यक्रम की रूपरेखा प्रस्तुत करें। परम सम्माननीय माननीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय राज्य लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री जी, मेरे कलीग वन बल प्रमुख सम्माननीय श्री अंबाड़े जी, श्री संदीप यादव प्रमुख सचिव लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा,
और वन और लोक स्वास्थ्य और सिंचाई विभाग के सभी अधिकारी कर्मचारीगण, देवियों और सज्जनों, मध्य प्रदेश में वनों का एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। हम पूरे देश का सबसे बड़ा वन क्षेत्रफल जो है वो मध्य प्रदेश में मेंटेन करते हैं और पिछले जो सालों की हमारी उपलब्धियां रही है कि मध्य प्रदेश में इन सारे विसंगतियों के बावजूद, सारी कठिन परिस्थितियों के बावजूद मध्य प्रदेश के वन विभाग ने वनों की क्वालिटी को मेंटेन करने में एक बड़ा योगदान दिया है। पिछले यदि 20 साल के वनों का बहुत महत्वपूर्ण क्रम। इसी क्रम में आमंत्रित हैं सुश्री मनीषा मुकाती, वन वृत्त नर्मदापुरम से। सुश्री मनीषा मुकाती, माननीय मुख्यमंत्री जी आपको आज नियुक्ति पत्र भेज कर रहे हैं। श्री रवि यादव, वन वृत्त भोपाल, मंच पर सादर आमंत्रित हैं। श्री सोमेश शर्मा, वन वृत्त शिवपुरी से। आप सभी की तालियां लगातार बजती रहें। आज का ये कार्यक्रम बेहद विशेष है और आज नियुक्ति पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी के करकमलों से प्रदान किया जा रहा है। श्री सोमेश शर्मा जी, श्री नीरज अम्ब, वन वृत्त सागर, श्री धर्मेंद्र मैडा, वन वृत्त भोपाल। तालियां लगातार बजती रहें। आपकी तालियां इस अवसर को और विशेष बना रही हैं। वन रक्षक के रूप में अब नियुक्ति पत्र प्रदान करने हेतु हम आमंत्रित कर रहे हैं श्री चंद्रपाल सिंह तोमर, वन वृत्त खंडवा से सादर आमंत्रित हैं। कुमारी हिमांगिनी रंग डाले, वन वृत्त बैतूल से सादर आमंत्रित हैं। हिमांगिनी रंग डाले। श्री मयूर यादव, शहडोल वन वृत्त से सादर आमंत्रित हैं। श्री करण अहिरवार सागर से। सुश्री अंजना परते, बैतूल वृत्त से वन रक्षक के रूप में आज आपको नियुक्ति पत्र प्रदान किया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। वन हमारे जीवन की श्वास है और माननीय मुख्यमंत्री जी इन सभी अधिकारियों को नियुक्ति पत्र प्रदान कर रहे हैं और अब हम आग्रह करते हैं माननीय तालियां लगातार बजती रहें। और इसी क्रम में स्वास्थ्य विभाग के हमारे जो नव नियुक्त अधिकारी हैं उन्हें नियुक्ति पत्र प्रदान करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी से हम आग्रह करते हैं। डॉक्टर नेहानंदन चौरसिया, शिशु रोग विशेषज्ञ। तुम्हें दूंगा, तुम मेरे हो, जो है मेरे पास तुम्हें दूंगा, तुम्हें दूंगा। आग्रह माननीय मुख्यमंत्री जी से अपने उद्बोधन से हम सभी का मार्ग प्रशस्त करें। संचालन करने वाला इतनी बढ़िया शब्दों की अपनी रचना बनाता कि वाकई मेरी अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई। इतना अच्छा तो हम भी नहीं बोल पाते। कितनी अच्छी मेहनत करके शब्दों का संचय, उनका अपने मनोभाव से व्यक्त करना, भावनाओं की अभिव्यक्ति करना और सबको समाहित कर लेना और छोटे छोटे शब्द रचना से मन को गुदगुदना भी और डुबा भी लेना। ये जोरदार अभिनंदन संचालन करने वालों को। वन
और स्वास्थ्य विभाग का मिला जुला हमारा आज का ये कार्यक्रम, इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान हमारे माननीय मंत्री श्रीमान नरेंद्र शिवाजी पटेल, जोरदार अभिनंदन। उनने अच्छे से अपनी बात रखी, वनों के उत्कर्ष से लेके हेल्थ डिपार्टमेंट के बढ़ते चरण तक उनने एक एक करके एहसास कराया। हमारे अशोक वर्णवाल जी SCS हमारे अपने बहुत सुयोग्य अधिकारी है, उन्होंने भी अपनी पूरी बात किन किन पदों के लिए कितनी कितनी नियुक्ति होगी इसका भी उल्लेख कर दिया। इस मंच पर विराजमान हमारे एक PS श्रीमान संदीप यादव जी, PS हेल्थ और फॉरेस्ट के दूसरे अफसर माननीय अंबाड़े जी, प्रधान मुख्य संरक्षक, क्या संरक्षक ही बोलते हैं ना, वन संरक्षक। अब मुझे पता नहीं है, मैं थोड़ा आपका विभाग का ऊपर के लेवल वाली रचना को तो समझता हूँ, लेकिन मैं ये अंदर की जानकारी के प्रधान मुख्य वन संरक्षक। आज इस अवसर पर जैसा कि नरेंद्र जी ने सही कहा कि वंदे मातरम 1875 में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने जिस प्रकार से ये आनंद मठ के उपन्यास के अंदर उस समय के तत्कालीन माहौल को रेखांकित करते हुए एक कथानक के माध्यम से पात्र और सुपात्र की संघर्ष के बीच हमको प्रेरणा कहाँ से मिलेगी, उसमें से एक पात्र को वंदे मातरम करते हुए बात करने के लिए कुछ पंक्तियां गीत के रूप में लिखी है। और वंदे मातरम जिसके मनोभावना के आधार पर एक पंक्ति तुम ही प्राणा शरीरे नरेंद्र शिवाजी ने कही है। ये बात सही है कि 1857 की क्रांति के बाद 1875 में ये आनंद मठ नाम का उपन्यास लिखा गया और उसके अंदर बंकिम चंद्र जी ने अपनी वंदे मातरम गीत की रचना दी और बाद में 1896 में गुरुवर रविंद्रनाथ ठाकुर जी ने अपने स्वर से उसको लिपिबद्ध करते हुए सबके बीच प्रस्तुतिकरण दिया। और ये बात भी हमारे लिए समसामयिक होगी कि वंदे मातरम के बलबूते पर उस दौर के अंदर जब वंदे मातरम का मंत्र अपने आज़ादी के मतवाले स्वतंत्रता सेनानियों के लिए बीज मंत्र का काम करता था, उनको उत्साह उमंग जगाता था, देश की आज़ादी की ललक जगाता था, अपने प्राणों का उत्सर्ग के लिए प्रेरित करता था। तो इनकलाब जिंदाबाद में भी वंदे मातरम शब्द निकल के आता था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस से लेकर चंद्रशेखर आजाद तक ये तमाम देशभक्तों ने वंदे मातरम, मैं अपने देश की वंदना करता हूँ, और वंदे मातरम के उद्घोष के साथ पूरा देश एक उद्वेलित होकर के 1905 में बंग भंग एक बड़ा अंग्रेजों का षड्यंत्र था, जब बंगाल को 2 हिस्सों में बांटा जाने का विषय रखा गया, लेकिन वो बंग भंग आंदोलन में उस वंदे मातरम की गूंज ने न केवल बंग भंग को रोका बल्कि काल के प्रवाह में आज का हमारा बंगाल बचा है बड़े पैमाने पर। तो बड़ी भूमिका उसमें उस वंदे मातरम के मंत्र के साथ तत्कालीन नेतृत्व की भी थी। मैं आज आपसे विस्तार से बात इसलिए कर रहा हूँ कि इसकी 150वीं जयंती है। तो वंदे मातरम के लिए, देश की आज़ादी के लिए लड़ने वाले, मिटने वाले, अपने आप को उत्सर्ग करने वाले स्वतंत्र वीर सावरकर से लेकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस तक, सरदार पटेल से लेकर महात्मा गांधी तक, वो सारे स्वनाम धन्य बड़े बड़े नाम जिनने देश की आज़ादी के लिए उस वंदे मातरम के बलबूते पर दुनिया भर में अपनी भारत की पहचान बनाई। लेकिन ये बात भी सही कि आज़ादी के पहले इन गीतों से जिस प्रकार से हर एक देश के संघर्ष के समय बने गीतों ने सबका मार्ग प्रशस्त किया, चाहे अमेरिका हो, इंग्लैंड हो, सारे के सारे उनके जो राष्ट्रगान बने, उनका अंतर्गत जो आने वाली कठिनाई के बीच जिससे कठिनाई को पार पाने का आत्मविश्वास बनता है, वो उस भाव से आता है। लेकिन बने हुए देश को आगे बढ़ाने के लिए ये तंत्र भी चाहिए, जिस तंत्र के आधार पर ये सच्चे अर्थों में ये मूल मंत्र है, जिस मूल मंत्र के बलबूते पर हमारा देश दुश्मनों के हाथों से सदैव बचा हुई रहे, सुव्यवस्था स्थापित करे, अपने अपने कामों में हमको यश मिले। हमारे लिए सौभाग्य की बात है उस उथल पुथल भरे देश के समय
जब देश में 600 से ज़्यादा रियासतें थी और अंग्रेजों के द्वारा उस समय छोड़े गए एक घटना से तो देश पूरा अलग दौर में था, जब भारत और पाकिस्तान के रूप में देश का बंटवारा हुआ। लेकिन उससे बड़ा दर्द था अलग अलग रियासतों का छूटा जाना। लेकिन एक ऐसे व्यक्ति उस समय चट्टान की तरह देश के साथ में खड़े हुए, जिनने आज़ादी के तुरंत बाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, उनकी भी 150वीं जयंती चल रही है, जिनने न केवल अपने सारे प्रशासनिक तंत्र का पुनर्गठन करते हुए ये जो हमारी यूपीएससी की एग्ज़ाम करा करके हमारे भारतीय प्रशासनिक ढांचे को खड़ा करने के साथ उनकी अंदर की अंतर्निहित शक्तियों का विभक्तिकरण के लिए राज्य की अलग, केंद्र की अलग, लेकिन कुल मिलाकर के ये जो प्रशासनिक हमला बना, मुझे इस बात की प्रसन्नता, इसमें बहुत बड़ा योगदान हमारे लोकतंत्र के साथ साथ आप लोगों का भी मैं आप लोगों को बधाई देना चाहता हूं। हमारे सारे आज के भी नवीन कदम बढ़ाने वाले वो लोग और पुराने सारे लोग जिनने शासन की सेवाओं के माध्यम से भी देश सेवा का संकल्प लिया, जोरदार अभिनंदन आपका अपने आप के लिए भी। आपका कदम भी इस देश की सुरक्षा के साथ, देश की जवाबदारियों के लिए, जनता की सेवा के लिए, गरीब से गरीब आदमी के जीवन में, भारत की सारी व्यवस्थाओं में मध्य प्रदेश के साथ कदम से कदम मिला करके मैं आपका सबका, आपके इतनी बड़ी संख्या में 877 युवाओं को ये जो हमारे वन संरक्षक से लगा करके हेल्थ और दोनों विभाग ने मिलकर के जो बड़ी महती भूमिका अदा की, मैं आज आपके दोनों विभागों की तरफ देखता हूँ तो वो भी अच्छा लगता है, अद्भुत लगता है। आज मध्य प्रदेश जिस तेज गति से बढ़ रहा है, और ऐसे में डॉक्टर अब्दुल कलाम का वो सपना का वाक्य याद में आता है, जो वो कहते थे, सपने वो नहीं होते जो सोते हुए देखते हैं, सपने वो होते जो नींद नहीं आने देते हैं, लगातार हम अपने सपने पूरे करने के लिए। तो आज आपने अपने अपने जो सपने देखे थे माता पिता के माध्यम से, आपके खुद की खुली आंखों से आपने अपने मुकाम को हासिल किया। आपको सबको बधाई देता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। लेकिन जीवन चलने का नाम, यहाँ भी मत रुकना, जो जहाँ से आए और आगे सपने देखना और आगे बढ़ना, जितना आगे जा सकते हो, जितनी आपके अंदर की क्षमता, परमात्मा ने ये पिंड ऐसा बनाया, इस पिंड में अनंत संभावना है। लेकिन दोनों के अपने विभागों का भी मस्ती अलग टाइप की, और ये भी स्वर्णिम काल है। यशस्वी प्रधानमंत्री का जोरदार अभिनंदन करें नरेंद्र मोदी जी का। उनके जीवन के बारे में नरेंद्र जी ने बताया कि जिनके घर के कष्ट कैसे थे, एक चाय वाले परिवार से एक माँ के कष्ट के बारे में बोलने में भी हमको दोबारा लगेगा। हम सब इस कष्ट से निकले, कमोबेश सब, मैं भी उस परिवार से आता हूँ, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता हम कहाँ से आते हैं। हम जहाँ से भी आते हैं वो अतीत की बात है, लेकिन हमने आज जहाँ खड़े होकर के काम करना प्रारंभ किया, उसकी मिसाल क्या बनी, ये बात मायने रखती है। और इस दिशा में आप सब चलेंगे, ये भाव से मैं आपको शुभकामना देता हूँ। हर एक के जीवन में कठिनाई आती, हर एक के जीवन में परेशानी आती, लेकिन परेशानियों में अपने आप को सफल सिद्ध करना, इसी बात की आवश्यकता है। और उस नाते से जब हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ देखता हूँ, मुझे नहीं मालूम और हेल्थ डिपार्टमेंट का, लेकिन जितनी तेज गति से हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट काम कर रहा है, कितने तेजी से मेडिकल कॉलेज अगर खुल रहे हैं पूरे देश में, इतनी तेज गति से तो किसी और स्थान पे मेडिकल कॉलेज खुले नहीं होंगे जितना अपने मध्य प्रदेश में खुल रहे हैं। मेरी अपनी ओर से आपको बधाई देना चाह रहा हूँ। और एक नया प्रयोग भी कि आपके हॉस्पिटल के माध्यम से जहां आप सर्विस करने जा रहे हैं, अब पीपीपी मॉडल पर मेडिकल का हमारा हॉस्पिटल, पीपीपी मॉडल पर मेडिकल कॉलेज खुलवा करके, तो विदेश में होता था, हमारे देश में तो पहली बार हो रहा है कि 300 बेड का हॉस्पिटल पीपीपी मॉडल पे हम उसको हायर करके देने के लिए हमारा स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ, दवाई, वो बाकी चीज़ें देंगे और मेडिकल कॉलेज खड़े हो जाएंगे। और ऐसे ही आपके फॉरेस्ट के अंदर में भी कमाल हो रहा है, जितने प्रकार के जंगल की संरचना सुधारने का काम कर रहा है, जितने अच्छे ढंग से बाकी चीज चलाने का काम कर रहे हैं, लेकिन आपके माध्यम से जंगल के वन्य जीव संपदा को भी संभाल कर रखने का जो प्रयोग हो रहा है, मैं आप सबको बधाई देता हूं कि आपके माध्यम से वो जो दुनिया है, सच में मेरे मन से अगर कोई कहे तो जंगल की दुनिया से बढ़कर कोई दुनिया नहीं। इतना आनंद आता अपने फॉरेस्ट में, आनंद आ जाता है।
और वो सब भी मिलता है जिसके आधार पर लोग सपना देखते सोचते हैं। कई अच्छी डिस्कवरी की जो कई फिल्म आती है, जब हमने वो एक बच्चे हिरण को देखा कि एक बाघिन उस छोटे से हिरण के बच्चे को कहीं किसी कारण से पाती है, तो वो उसको खेलते हुए उसको अब बड़ा होने का सपना देखती। ये संवेदनाओं की पराकाष्ठा है, कितना अच्छा लगता सुनकर देख करके। आज ये जंगल के सभी प्रकार के, और ऐसे में जब हमारे जंगल समृद्ध हो रहे हैं तो चीता भी चौकड़ी भर रहे हैं। आपको बधाई दो, आपका इंतजार कर रहा है चीता भी। ऐसे में जब चीता चौकड़ी भरते दिखाई दे रहा है तो मगरमच्छ भी माँ नर्मदा की गोद में अपने गोते लगाने के लिए पहुंच रहे हैं। ये भी आनंद हमको आ रहा है। जिस प्रकार से ये जंगल की, जल की, नभ की जितनी भी मूल हमारी अपनी थाती है, जो उनके मूल जीव है, उनको उस तरह के वातावरण में रख कर के देखने का जो आनंद है, ये जो जंगल में किसी पुराने जमाने के समय में तो ऐसे ही होता था, 47 तक भी हो जाता था दुर्भाग्य से। जंगल में शेर दिखाने के, शेर का पहले राजा महाराजा के काल में जंगल में शेर दिखना मतलब डर का माहौल बना देना, और डर के आधार पर उसको बिना कारण से, तो उसका दुष्परिणाम कैसा आ गया। हमने सबने देखा कि चीते का शिकार भी आखिरी बार हमारे प्रदेश के अंदर हुआ, और तब से चीता विलुप्त हो गया। जानवर तो जंगल की शोभा है, अगर आप इनके सबकी हत्या कर दोगे तो बचेगा क्या। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि माननीय प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से चीता प्रोजेक्ट भी हमारा फल फूल रहा, आगे बढ़ रहा है। जोरदार अभिनंदन, ये आप सबके योगदान से हो रहा है, ये अद्भुत है। और इतने ही नहीं, चीता तो क्या, घड़ियाल भी देखता हूँ, और घड़ियाल को भी क्या बेवकूफ़ बनाते फॉरेस्ट वाले, मज़ा आ जाता है। घड़ियाल के अंडे अभी निकलेंगे और अगले दशक तक घड़ियाल में से घड़ियाल को वापस जीवनचर्या चलाए रखने के लिए जितने अंडे देते हैं उसमें से आधे अलग निकाल लेते हैं, आधे रेती पे छोड़ देते हैं, और निकले गए अंडों से 2-2.5 साल तक बच्चा भी निकाल करके बड़ा करते हुए 2.5 साल 3 साल का, और फिर मेरे से भी छुड़वाया एक बार चंबल में, मज़ा आया देख करके। ये भी काम बहुत बढ़िया है। ये जो आनंद है कि हमारे यहाँ चीता, घड़ियाल, वल्चर भी आपने छुड़वाया था। अब वो अलग बात है कि वो बेचारा उड़ा नहीं उड़ा तो कोई बात नहीं, वापस लिया है, फिर ले आया, फिर वापस चलाएंगे। एक कजाकिस्तान से वापस आ गया, उसको मालूम भारत में रहना अच्छा है, कहाँ चक्कर में पड़े, कहाँ कजाकिस्तान में, वहाँ क्या मालूम क्या चक्कर हो रहा होगा। तो मैं मान के चलता हूँ कि जितना ये हमारे विभागों के अंदर के सुख है, और आपको भी एलोपैथिक वालों को बताना चाहूँगा, कोविड के समय से कठिन काल में भी ये जो आयुष डिपार्टमेंट के माध्यम से हमारे सभी क्षेत्रों में समान रूप से ये जो अपनी भविष्य की संभावना है, हमारी प्राचीन पद्धतियाँ, अब उन पद्धतियों में से एलोपैथिक तो है ही है दुनिया भर में, लेकिन एलोपैथिक के साथ साथ भविष्य की बड़ी संभावना हमने अपने भगवान नहीं देखे, लेकिन डॉक्टर को देख लेते हो, डॉक्टर जीवन बचाता तो लगता भगवान क्या करता होगा। आपके रूप में लोग भगवान का दर्शन करते, आपको भी बधाई देता हूँ चिकित्सकों के माध्यम से। हमारी सेवा से और अच्छे से अच्छा होता जाए, जितना अच्छा हो जाए उतना कम है। मेरी अपनी ओर से एक बार फिर हमारा मजबूत मध्य प्रदेश, सुरक्षित मध्य प्रदेश, समृद्ध और स्वस्थ प्रदेश बने, इसी भावना के साथ आपकी सबकी सफल सर्विस की कामना करते मेरी बात को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। हार्दिक धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। आपके नेतृत्व में मध्य प्रदेश जो आत्मनिर्भरता, समृद्धि और संस्कृति के संगम से उभरता हुआ भारत के हृदय प्रदेश का उज्जवल भविष्य गढ़ेगा, ऐसा हम सभी का सपना है। हम चाहेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वागत और अभिनंदन में एक बार जोरदार तालियां हम सभी के द्वारा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, हार्दिक बधाइयां एवं शुभकामनाएं आज उन सभी को जिन्हें आज नियुक्ति पत्र प्रदान। तालियां तो 5 मिनट तो बजनी है, हर स्वागत पे तालियां आपकी बजती रहेंगी तो सबको अच्छा लगेगा। अगले क्रम में हमारे साकेत सिंह राठौर जी, आप अखिल भारतीय सह स्वदेशी मेला प्रमुख हैं, और उनके स्वागत के लिए मैं आमंत्रित करता हूं
बहन प्रतिभा शुक्ला जी जो प्रांत महिला समन्वयक स्वावलंबी भारत अभियान की हैं, मैं उनसे आग्रह करता हूं कि श्री साकेत सिंह जी राठौर अखिल भारतीय सह स्वदेशी मेला प्रमुख एवं स्वर्णिम भारत फाउंडेशन के मुख्य कार्यपालन अधिकारी CEO इस प्रकार का दायित्व है। फिर आपसे आग्रह करूंगा तालियां बजाइए, क्योंकि याद दिलाना हमारे यहाँ जरूरी है। आदरणीय रमणवीर सिंह अरोरा, आप स्वदेशी मेला मध्य प्रदेश के प्रमुख हैं। आपके स्वागत के लिए मैं श्री हरिओम सेन जी स्वावलंबी भारत अभियान टोली के सदस्य हैं। आदरणीय अरोरा जी के स्वागत के लिए हरिओम जी से आग्रह करूंगा कि अंगवस्त्र पहनाकर उनका स्वागत बंदन करें। फिर से तालियां एक बार फिर आवाज दे रहा हूं आप सबको। अगले क्रम में भाई साहब श्री केशव जी दुबोलिया, आप संघ के प्रचारक हैं, क्षेत्र संगठक हैं स्वदेशी जागरण मंच मध्य क्षेत्र के। आपके स्वागत के लिए आमंत्रित करता हूं श्री सूर्यदेव सिंह जी, आप विभाग व्यवस्था प्रमुख स्वदेशी जागरण मंच इस नाते से काम देखते हैं। आदरणीय केशव जी भाई साहब का स्वागत कर रहे हैं। फिर से तालियां एक बार। अच्छा, आगे वालों की नहीं बच रही मंच पे, सीमा दीदी आपको भी बजानी है। अब हमारे स्वदेशी मेले के संयोजक आदरणीय सतीश विश्वकर्मा जी के स्वागत के लिए मैं आमंत्रित करता हूं श्री अश्विनी सिन्हा जी जो कार्यालय प्रमुख है मेला समिति के आए और अंग वस्त्र और ब्रह्मोस्त्र मिसाइल का स्मृति चिन्ह देकर आदरणीय सतीश जी भाई साहब का स्वागत करेंगे। और स्वागत की बेला अब यहीं पर समाप्त होती है। अब हम सब जिन आशीर्वचनों के लिए इतनी देर से बैठे हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी का समय है, उनको जल्दी जाना भी है, इसलिए उद्बोधन का क्रम हम प्रारंभ कर रहे हैं। मैं सबसे पहले आमंत्रित करूंगा भाई साहब श्री साकेत सिंह राठौर जी को, वो अखिल भारतीय सह स्वदेशी मेला प्रमुख एवं स्वर्ण भारत फाउंडेशन के CEO। इसी में से बोलना है सबको। उनसे आग्रह करूंगा कि स्वदेशी के ऊपर हम सब के और मेले के ऊपर अपना विचार रखें। धन्यवाद भाई साहब। मंच आसीन हमारे मार्गदर्शक, सरल, सुलभ और सदैव स्वदेशी जागरण मंच के जो भी संघर्ष है उनमें विश्वास भरने वाले हमारे प्रदेश के मुखिया माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी, हम आपका इस स्वदेशी मेले में अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। भाई साहब, आपका ये विश्वास है कि मध्य प्रदेश में पिछले वर्ष स्वदेशी जागरण मंच के लगभग 11 जिलों में स्वदेशी मेलों का आयोजन हुआ और आप ही की प्रेरणा है कि इस वर्ष लगभग 29 जिलों में स्वदेशी मेलों का आयोजन अभी होना बाकी है। उसमें आपका जो सहयोग है वो हमारा पथ प्रदर्शन करता है। और तो ये सीधी तस्वीर आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से, जहां पर स्वदेशी मेले के खास कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शामिल हैं। प्रदान करें, ताली तो बजानी पड़ेगी। ये सब पीछे तो बजी नहीं रही भैया। भाई साहब टोपी वाले भाई साहब, आप ताली नहीं बजा रहे। भाई साहब इधर भी। स्वदेशी मेले के आज के इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान हमारे माननीय विधायक भगवान दास सबनानी जी, अखिल भारतीय सह स्वदेशी मेला प्रमुख एवं स्वर्णिम भारत फाउंडेशन के CEO माननीय साकेत सिंह राठौर जी, माननीय स्वदेशी मेला प्रमुख सुप्रसिद्ध व्यवसायी श्रीमान रमणवीर सिंह अरोरा, क्षेत्र संगठक स्वदेशी जागरण मंच केशव सिंह दुबोलिया जी, स्वदेशी मेला संयोजक माननीय सतीश विश्वकर्मा जी, माननीय पार्षद देवेंद्र भार्गव जी, माननीय हम सबके सुपरिचित सुधीर दाते जी, माननीय श्रीकांत बुदोलिया जी, माननीय दीपक वर्मा जी, सुशील अग्रवाल जी। इस अवसर पर सारे हमारे सभी स्वदेशी भाव वाले भाइयों बहनों, आप सबको प्रणाम करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं।
आज के इस दौर में कितना समसामयिक है आज के अवसर पर स्वदेशी की बात करना। चारों तरफ से कुछ ही दिनों में हम सब प्रकार चीजों से परिचित भी हो गए और ये दौरों को समझने के लायक भी बन गए। एक नेतृत्व जब सामने होता है तो नेतृत्व की दृष्टि, नेतृत्व की स्टेप और उनके द्वारा बताए गए मार्गों से बढ़ने वाले रास्ते के आधार पर जो हमको दुनिया के अंदर होने वाली हलचल दिखाई देती है, उससे सारी बातें समझ में आ जाती। हम केवल कुछ ही बातें कर लें कि अंग्रेज अगर आए भारत में, उस समय का हमारा वो दौर भारत का, जब भारत खुद सोने की चिड़िया के माध्यम से दुनिया भर में व्यापार करता था, व्यापार व्यवसाय के आधार पर बढ़ता था। लेकिन कोलंबस का आना, वास्को डिगामा का आना, ये दो अलग अलग घटनाएं हैं जिनके कारण से उस समय के स्पेन और पुर्तगाल के माध्यम से दुनिया के अंदर भारत को खोजने चले वो लोग आखिर कहां से, किस कारण से आए, जो जिनके यहाँ खुद के आर्थिक क्या स्थिति थी बताने की जरूरत नहीं। और जब वो भारत में आकर के मसाले के जहाजों के पीछे पीछे आए तो हमारा अपने भारत की दुनिया के अंदर ताकत क्या थी, हमारी साख क्या थी, और ये दोहराने की जरूरत नहीं। उस दौर के अंदर केवल अपने उस षड्यंत्रों के बलबूते पर व्यापार व्यवसाय करने वाले व्यापारी, स्वदेशी का महत्व क्या है हम सब जानते कि हमने अपनी सज्जनता के कीमत भी चुकाई और ये जो स्वदेशी के बजाय विदेशी के चमक दमक का जो आकर्षण था, उस चमक दमक की कीमत देश ने कैसी चुकाई। और हम सब उस दौर से आगे बढ़ते हुए चले तो 1857 में भी पंजाब से कूका भाई ने जो विद्रोह के अपने बिगुल फूके, उसका आधार भी अगर बना तो हमारा स्वदेशी का ही मूल मुद्दा रहा है। और वहां से लगा करके और आगे बढ़े, चाहे दयानंद जी का आंदोलन हो या बाद के दौर में रविंद्रनाथ ठाकुर जी की बात हो, हम बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी का आनंद मठ का उपन्यास हो, ये सारी चीजें देश के मूल तत्वों के साथ स्वदेशी की भावना के बलबूते पर, यहाँ तक कि महात्मा गांधी भी जब आए तो 1930 का आंदोलन छोड़ दो, जब लाहौर के अधिवेशन में डिक्लेयर किया कि भारत को पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए, उसके पहले भी वो केवल स्वदेशी वस्तुओं की होली जलाना, स्वदेशी के भाव का प्रकटीकरण करना, और लाला लाजपत राय हो या बाल गंगाधर तिलक, सबने स्वदेशी के भाव के आधार पर ही स्वतंत्रता के प्रारंभ की लड़ाइयां लड़ी। वो अतीत की काल की कल्पना हो सकती होगी, लेकिन हमको ये भी भूलना नहीं चाहिए आज 150वीं जयंती है वंदे मातरम की, और वंदे मातरम का वो भाव जो आनंद मठ के माध्यम से निकलते हुए बाद के दौर में बंग भंग आंदोलन का स्वरूप बना, और विश्व की सबसे बड़ी ताकत उस समय की अंग्रेज, जिनका रुतबा, जिनका माहौल, लेकिन स्वदेशी के बलबूते पर उनको अपने उस बंग भंग आंदोलन, बंगाल के विभाजन के आंदोलन को वापस लेना पड़ा। यह स्वदेशी की ताकत थी। मैं बधाई देना चाहूंगा उस नाते से, स्वदेशी के मूल मंत्र के आधार पर पूरा देश उद्वेलित हुआ, खड़ा हुआ, और अंग्रेजों की पैरी हार हुई, और उससे लगाकर आगे तक। लेकिन आज भी उससे आगे कहानी बताने के बजाय अभी हम अपने सब देश के आसपास घटने वाले घटनाक्रम को देख लें, और यह हमारे एक बड़े दुनिया के सबसे बड़े ताकतवर देश के नायक जिस प्रकार से कहते हैं, वह अपना हथियार बार बार टैरिफ की बात करते हैं। यह अपने आप समझ में आता है, टैरिफ कम लगा दूंगा, ज्यादा लगा दूंगा, टैरिफ कम लगा दूंगा, ज्यादा लगा दूंगा। ये टैरिफ नहीं हुआ, बंदूक की गोली हो गई, तेरे को गोली मार दूंगा, तेरे को गोली मार दूंगा। ये कैसा हमारे सामने वो दृश्य ध्यान में आ रहा है आज अपने बीच में से। लेकिन टेक्नोलॉजी के बलबूते पर, स्वदेशी के भाव के बलबूते पर यशस्वी प्रधानमंत्री ऐसे सारे उलझे सुलझे मसलों पर ब्रह्मोस की मिसाइल दाग करके भी 45 मिनट में युद्ध का कैसी दिशा बदलते और पूरे देश को गौरवान्वित कर देते। हमारा सैनिक वहां गया, कैसा गजब का युद्ध हुआ।
कि बॉर्डर पे बैठे हुए जो घरों के लोग थे आमतौर पे युद्ध में, वो इन सारी बातों से वो तो सोच सोच के परेशान कि अब सेना जाएगी, अब सामने की आएगी, अब इधर गोली चलेगी, उधर गोला चलेगा, ना गोली चला ना गोला चला, युद्ध पूरा हो गया, पता ही नहीं चला कब युद्ध हुआ, कब खत्म हो गया। ये बड़ा एक नए दौर का माहौल था, ये स्वदेशी के बदलते दौर का वातावरण था। हमारे पास हथियार भी आ रहे, जा रहा है, पता नहीं क्या हुआ, तुर्की से ड्रोन आ रहा है, ड्रोन आके हम गिरा रहा है, हमारे एक बगैर कोई किसी सैनिक के हिले डुले। ये जो नई टेक्नोलॉजी के बलबूते पर स्वदेशी ने अपनी जो धाक साख बनाई, तो वह ब्रह्मोस के बनाने वाले स्वदेशी के हमारे वैज्ञानिकों का भी जोरदार अभिनंदन करो, जिन्होंने इस बात को सिद्ध किया। होगा आपका जो परमाणु बम का ठिकाना, लेकिन ठिकाने को आपकी गर्दन तक हाथ पहुंचाने की ताकत तो स्वदेशी से ही आती है, जहां हमारे लिए केवल टेटवा दबाने की देर थी और ची बोल जाते। ये जो माहौल बना है, और हमने सबने देखा आज के इस दौर में भारत की तरफ से बार बार चारों तरफ से दो बड़े बड़े देश, आखिरकार इस पूरे दुनिया का नक्शा अगर अपन देखेंगे और पूरे दुनिया के नक्शे के अंदर किस बात की झगड़ा चल रहा है, किस बात की लड़ाई चल रही, तो वो बड़ी लड़ाई अगर कोई चल रही है तो बड़ी लड़ाई स्वदेशी के भाव के आधार पर इस दुनिया के सबसे बड़े देश के अंदर लगभग 1/4 आबादी हमारे पास है, और 1/4 आबादी के अंदर केवल एक में उनको बाजार दिख रहा है। वो बाजार की लड़ाई लड़ रहे हैं भारत के मामले में कि यहाँ कैसे भी करके उनका कब्जा हो। 145 करोड़ की आबादी, और उस आबादी में भी 60% अपनी परचेसिंग पावर वाले लोग हैं, जो अपने बलबूते पर इस बाजार के अंदर बड़ा रोल अदा करते। तो जिनके उत्पाद बन रहे हैं, जो अपने कमाने धमाने से लेकर दूसरी बात सोच रहे हैं, उनका सबका प्रयास है भारत के अंदर बदलते दौर में। लेकिन ये हमारे अपने दत्तोपंत ठेंगड़ी जी से लगा करके दीनदयाल उपाध्याय जी को याद करना चाहूँगा, और भारत माँ को प्रणाम करते हुए कि आज बदलते दौर में भारत और भारत का नेतृत्व बदला है, जो इन सारी बातों को खुली आंखों से देख रहा है। और ऐसे में चाहे जिसको जो बोलना बोल दे, हमारी बिना बोले ही बहुत बड़ी बोली हो रही है। ये एहसास सबको देख रहे हैं कि आखिर हुआ क्या है। बोलने वाले बोलते रहे, बगैर बोले भी जो फैसला हो रहा है, और फैसले के आधार पर जो बदलाव के माहौल दिख रहे हैं कि एक तरफ हमारे नेतृत्व से हमारे किसानों को हम बचा रहे हैं, हमारी फसलों को बचा रहे हैं, और एक तरफ हम अपनी यहाँ से निर्यात को बढ़ावा देने के लिए मेक इन इंडिया की जो बात कर रहे हैं, मेड इन इंडिया की जो बात कर रहे हैं, स्वदेशी की जो बात कर रहे हैं, ये सारी बातों का उत्तर है। ये स्वदेशी के मेले ये हमारे उसी भाव के आधार पर है। मेरे कंगे को बताकर जरूर आपने संयोजक जी ने, मैंने भाव इतना ही दिया था कि लकड़ी का आज से 25 साल पहले आपके सबके घर में लकड़ी के कंगे कंगी मिलते थे, लेकिन प्लास्टिक आया तो खोपड़ी अलग खराब करे और बाजार अलग जेब हल्की करे। लेकिन वापस दौर वापस आ गया है कि हमारे यहाँ ये नीम की कंगी, नीम की लकड़ी का मोटे तौर पर जलाने के लिए या फर्नीचर के लिए उपयोग कम होता, लेकिन नीम की लकड़ी के कंगे और नीम की लकड़ी से बनने वाले टूथपेस्ट के बलबूते पर हमारा वो स्वदेशी का भाव भी बनता है। और नीम के पौधे से जुड़ करके वास्तव में ये जो हमारी स्किन है, इसका संपर्क प्लास्टिक से खराब ही होता है। ऐसे कई सारे समय के साथ बदलाव की आवश्यकता है। लेकिन आज ये मेले के उद्घाटन का अवसर है, बगैर खाए पिए लंबा चौड़ा भाषण दिलाना ये भी गलत बात है, थोड़ा संभलने की जरूरत है। मेले में भाषणबाजी का क्या काम है? मेले का आनंद तो मेले जैसा है, और कितना अच्छा लगता है। अलग अलग प्रकार के भदोई के लोग अपने कालीन लेकर आ रहे हैं, और ये भारत की विशेषता है। हर जिला स्थान पर, हर छोटी छोटी जगह पर कितने कितने प्रकार से अपने यहाँ सारी व्यवस्था चलती बनती है। और कई जगह तो मैंने उदाहरण सुनाया था, हमारे यहाँ अकेला मिठाई से विदेशी व्यक्तियों का हथियार बना के बदला कैसे लिया जाता है, इसका उदाहरण इंदौर उज्जैन के पास का फतेहाबाद है। फतेहाबाद के गुलाब जामुन बहुत प्रसिद्ध है, और फतेहाबाद के गुलाब जामुन से स्वदेशी का हथियार बना करके अतीत के काल में जब शाहजहां के बाद औरंगजेब और उनके भाइयों के बीच झगड़ा हुआ, और उस झगड़े में औरंगजेब को कब्जा करना था, दारा सिकों को उत्तराधिकारी बना दिया शाहजहां ने। तो ऐसे समय पर वो जब औरंगजेब को ये मालूम पड़ा कि दारा सिकों को उत्तराधिकारी बना के डिक्लेयर कर दिया, वो औरंगजेब अपनी औरंगाबाद से सेना लेके निकला, उज्जैन के पास बहुत बड़ा युद्ध हुआ,
उस युद्ध में दारा सिकों की सेना की हार हुई और औरंगजेब की सेना जीती। तब तक वो 4 भाई थे। औरंगजेब इतने तेज थे कि उनने एक भाई को अपने साथ मिला लिया और उसकी सेना और ये सेना मिलकर के दिल्ली के पास, आगरा के पास भीषण युद्ध हुआ। तो दारा सिकों को मारा, दारा सिकों की सेना को हराया। पर ये क्या लोग होते, ध्यान में आता कि उनने बाद में अपने भाई जिसको साथ में लेकर रखा था उसको दारू पिला पिला के मार दिया। बाद में अपने भाई भतीजे जो और जितने एक भाई उसका लाहौर के पास था उसको भी मारा, भांजे को मारा, भांजी को मारा, बहन को मारा, अपना बेटे को, अपना एक भाई बचा था वहाँ युद्ध में ले जा करके उसको मारने के लिए भेजा अकबर को। संयोग से उनने अपनी पद्धति के अनुसार जो भाई के यहाँ मारने युद्ध में आया था तो उसने उसको दामाद बना करके उन्होंने कहा रिश्ता बन गया तो अब बच जाएगा। लेकिन औरंगजेब को तो कुर्सी खातिर ये भी पसंद था, तो अपने बेटे को भी मारा और अपने सगे भाई को भी मारा। तो ये जो कुर्सी के लिए इतनी मारामारी हो सकती है, अपने देश का नया प्रयोग था। ऐसे में जब ये फतेहाबाद बसाया गया औरंगजेब द्वारा, तो यहाँ हमारे लोगों ने मिठाई के गुलाब जामुन की दुकान खोल ली। सबके लिए फतेहाबाद के गुलाब जामुन बहुत प्रसिद्ध है। लेकिन ये आप ध्यान देना कि गधे गुलाब जामुन खा रहा है, ये मुहावरा भी वहीं से चला है कि पहली बार दिल्ली में बैठने वाला कुर्सी के आधार पर अपने भाई को, भतीजे को, बहन को, भांजे को, भांजी को सबको मारे और कुर्सी पे बैठे। ये उदाहरण वहाँ था, लेकिन स्वदेशी के आधार पर गुलाब जामुन भी कहाँ से कहाँ चल गया, ये उदाहरण भी अपने देश के अंदर बना है। तो दुनिया के अंदर होने वाले कई बदलावों में ऐसे कई आनंद और विनोद के आधार पर भी स्वदेशी के लोग रास्ता निकाल लेते हैं। मैं आज अपनी ओर से पुनः स्वदेशी के इस भाव के आधार पर, क्योंकि मुझे मालूम है इसी स्वदेशी के बलबूते पर चीन ने भी कई सारे प्रकार से 20-25 साल में कहां से कहां चला गया, लेकिन वहां का शासन तंत्र अलग प्रकार का। इसलिए उन बहुत सारी बातों पे अपन बोले अपनी दुविधा हो जाएगी। लेकिन हमको समझना इतना ही पड़ेगा, आज के दौर में किसी देश को आगे बढ़ने के लिए, आज के दौर में सभी क्षेत्रों में भारत की सनातन संस्कृति की ध्वजा लहराने के लिए यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जो उनका विजन है, वो मिशन बनाते हुए स्वदेशी के भाव को बढ़ाते रहे। पुनः आज इस मेले की अब मेरी अपनी ओर से सबको बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत कम तालियां बजी हैं मुख्यमंत्री जी के लिए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने हम सबको नए दौर के भारत की पहचान कराई है। ये नया दौर का भारत है। यहाँ रूस और यूक्रेन की तरह 2 साल तक युद्ध नहीं चलता, यहाँ एक रात में ही पाकिस्तान को निपटा दिया जाता है। ऐसे नए दौर का भारत है। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आपसे हमें ये मंत्र मिला। आत्मनिर्भर भारत की खातिर मंत्र स्वदेशी अपनाओ, बिन शस्त्र उठाए तुम देश बचाओ, बिन शस्त्र उठाए तुम देश बचाओ। धन्यवाद आदरणीय मुख्यमंत्री जी। और अब आप सबके आनंद का क्षण, सब 1 मिनट आभार। आप सबके आनंद इसलिए बोला मैंने कि सबको आनंद है कि भैया कार्यक्रम समाप्त होने वाला है। आभार के लिए मैं आमंत्रित करूंगा आदरणीय सतीश जी विश्वकर्मा जी को। आप भारतीय जनता पार्टी के भाजपा जिले के उपाध्यक्ष हैं, मेले के संयोजक है। पूरे 1 महीने से इस मेले की सारी व्यवस्था जुटाने में आप लगे हुए हैं। आप हमारे भोपाल के बड़े व्यवसायी भी हैं। मैं आमंत्रित करता हूं आदरणीय सतीश जी विश्वकर्मा। बोली भारत माता की, भारत माता की। मेरा काम आभार करना है, परंतु मुझे मुख्यमंत्री जी की बातों से आने वाला भविष्य की सुरक्षा दिख रही है। जैसे उन्होंने बताया कि ब्रह्मोस से हमने हमारे परंपरागत दुश्मन, परमानेंट दुश्मन को कुछ ही मिनटों में भारतीय संचार व्यवस्था का उपयोग करते हुए